पुलिस अगर अपनी इस रोल को बखूबी निभाएगी तो ऐसा कोई झूठा केस या ऐसे फॉल्स एलिगेशंस वाले केस रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकते। क्या सही है, क्या गलत है, इसको समझना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आफ्टर दिस व्हाट हैज़ हैपेंड। ये जो सुसाइड किया है वो लेंथी प्रोसेस की वजह से किया। उससे वो इतना अपने आप में टूट गया वो आदमी, उसने अपने आप को एक तरफा पाया। उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली जो शादी के टाइम उसके साथ थी, आज कहाँ है उसकी फैमिली, उसको इतना मॉरल सपोर्ट नहीं कर पाई। क्या ये एक्सटॉर्शन जो चल रहा है आज के समाज में, इससे बचने के लिए कोई प्रावधान है? इस युग में एजुकेटेड फीमेल है तो उन्हें कानून की परिभाषा पढ़ के उसका यूज और मिसयूज करना आ गया। लेडी, उसने केस फाइल किया 125 में मेंटेनेंस में हस्बैंड के खिलाफ। उसका प्रीवियस सारा रिकॉर्ड निकाला तो उसको पाया कि वो पहले भी 2 आदमियों के साथ ऐसे शादी कर चुकी है और शादी करने के बाद उनसे भी मेंटेनेंस ले रही है। मेंटेनेंस में देख लीजिए, बच्चों को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। बच्चा का अकेली का नहीं है, 50-50% जब कंट्रीब्यूशन दोनों का है तभी तो वो बच्चा है। अपने जितने एसेट्स हैं उनको वो बेच के एक परमानेंट एलुमनी के रकम है वो तैयार करके फीमेल को देते पीछा छुड़वाने के लिए। और ये तो चलिए, इसने अपना एक सुसाइड नोट बना दिया, एक वीडियो वायरल हो गई। लाखों केस ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो कहीं छपते भी नहीं है, जिनका पता भी नहीं चलता, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। राइट। जब लास्ट में कोई ऑप्शन नजर नहीं आता तभी इंसान सुसाइड के लिए जाता है। अगर यही सब चीज चलती रही, इसी तरह से एक्सटॉर्शन होती रही, तो अभी पता नहीं कितने लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे सोसाइटी में। आज का पॉडकास्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर है जो अतुल सुभाष के सुसाइड के बाद और भी रेलेवेंट हो गया है। आज के एपिसोड में हमने बात की एक ऐसे कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव इशू पर जो मैरिटल डिस्प्यूट्स, फॉल्स एलिगेशन, डाउरी लॉज, स्पेशली सेक्शन 498A और हमारे लीगल सिस्टम से रिलेटेड है। अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हो गया है कि क्या हमारा लीगल सिस्टम फॉल्स एलिगेशंस को एड्रेस करने में फेल हो रहा है, क्या हमारा जुडिशियल सिस्टम जेंडर बायस्ड है, और क्या हमारे लॉज मेन के स्ट्रगल्स को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। इन सब क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अर्चना चौहान मैम, जो एक एक्सपीरियंस्ड डाइवोर्स लॉयर हैं। उन्होंने हमें ना सिर्फ लीगल प्रोविजंस के बारे में बल्कि डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज के मिसयूज के अपने अनुभव के बारे में भी बताया, और यह भी बताया कि क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमने ये भी डिस्कस किया कि लीगल सिस्टम कितना फेयर है और कितना नहीं, और क्या हमारे देश में शादी अब सिर्फ एक बिजनेस बन गया है ड्यू टू द मिसयूज ऑफ लॉज। बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ हमने ये समझने की कोशिश की है कि कैसे सेक्शन 498 जैसे लॉज का मिसयूज हो रहा है और उनकी वजह से लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। क्या सही है, क्या गलत है, इसको समझना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है आफ्टर दिस व्हाट हैज हैपेंड। एक इंसान जो अपनी मिड लाइफ में था, 30-40 साल की उम्र में उसने सुसाइड कर लिया, जहां वो कहता है कि वो परेशान था समाज से, जुडिशियल सिस्टम से, पुलिस से और अपनी ही फैमिली से, यानी अपनी वाइफ से, अपने ब्रदर इन लॉ से, अपनी मदर इन लॉ से, और यहाँ तक कि एलिगेशंस यहाँ पे भी लगाए गए कि जज, जो कि हमारे समाज में जिनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, कि उन्होंने भी अतुल सुभाष को प्रताड़ित किया और इतना परेशान कर दिया कि उनको लास्ट में सुसाइड करना पड़ा। अतुल सुभाष, इन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड के लिए एक जुडिशियल सिस्टम, हमारा पुलिस, इनकी फैमिली,
या मैं यूँ कहूँगी सारी जो सोसाइटी के जो सोशल स्टिग्मास वगैरह हैं, ये सारे इनकी सोसाइटी के लिए जिम्मेदार हैं। जुडिशरी का आपने कहा कि जुडिशरी में हमारे जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारा सिस्टम है उसमें फैमिली कोड को स्पेशल प्रोविज़न है मीडिएशन करने के। पहले आपने देखा होगा जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट में डाइस पे बैठ के बहुत कम बोलता था, लेकिन फैमिली कोर्ट में उन्हें एज ए मीडिएटर वहाँ पर रोल अदा करना पड़ता है। उसको चलते उन्होंने अगर ऐसी कोई बात, अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी बात कुछ कही है और जैसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ब्राइब की डिमांड थी, तो वो नहीं होना चाहिए था। और आज मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने पूरे जितना भी समाज है, जितनी सोसाइटी है इंडिया में, एक तहलका मचा दिया है और 1.5 घंटे की एक वीडियो वायरल हो रही है जो हमारे लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, और इन्होंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन लिखकर भी दी है और वीडियो भी वायरल किया है। तो हमारे लॉ में ऐसा माना जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो दे रहा है वो आदमी अपने अंतिम समय में सत्य ही बोलेगा, सच ही बोलेगा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी, पुलिस या हमारा जो प्रोसेस है जुडिशरी का, जज, मतलब आप ये देखिए ना, न्याय मिलने तक का जो प्रोसीजर है वो कितना लेंथी है, वो कहीं ना कहीं इसको सुसाइड कमिट करने तक पहुंचाया है। ये इसका सब जिम्मेवार सभी हैं। एक अकेले हम किसी पुलिस पर, किसी प्रोसेस पर या सोसाइटी पर एलिज नहीं कर सकते कि इसका जिम्मेवार वो है, तो सभी हैं इसके जिम्मेवार। हम जो ये फेक केसेस हो रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जाते हैं, फेक एलिगेशंस लगाए जाते हैं, क्या ये हमारे सिस्टम का फेलियर है? देखिए, आप इसको फेक एलिगेशंस कह रहे हैं, लेकिन हम लॉ पॉइंट पे अगर मैं बात करती हूँ तो लॉ पॉइंट पे अगर किसी के अगेंस्ट कोई एलिगेशन आ रहे हैं तो वो फॉल्स हैं या फेक हैं, वो डिफेंड करेंगे उसको और प्रूव करें। इसमें सिस्टम के फेलियर का एलिगेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। Right. अगर मैं देखती हूँ कोर्ट में, मैं भी काफ़ी साल हो गए मेरी प्रैक्टिस को, पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैट्रोमोनियल केसेस भी देख रही हूँ। मैट्रोमोनियल केसेस 5 केसेस का पैकेज है। इसमें अगर हम ये देखते हैं तो सिर्फ कॉन्जुगल राइट का लें हम या डिवोर्स का लें, ये मेल मेंबर्स को उसके राइट्स हैं, अदरवाइज सारे राइट्स फीमेल के ही हैं। तो आप फेलियर, सिस्टम फेलियर्स, समय के साथ साथ जो चीज़ें बदल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को भी बदलना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। मैम, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज हैं और डॉरी को लेके जो लॉज हैं, उनके क्या प्रोविजंस होते हैं, और सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना चाहेंगे। को आप सिंपल शब्दों में मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं बात करूं अपने से पहले टाइम की, हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले टाइम की बात करें, तो फीमेल को एक उनका हिस्सा दिया जाता था गिफ्ट के तौर पर, उसकी शादी के टाइम कुछ सामान देकर। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, समय बदला, तो ये जो गिफ्ट या उपहार जो स्त्री को उसके विवाह के समय पर दिए जाते थे, इन्होंने डिमांड में कन्वर्ट हो गई है। और डिमांड कन्वर्ट हुई तो डिमांड मीन्स डॉरी डिमांड। अब दूसरे पक्ष ने ऐसा सोचा कि डिमांड, उपहार तो मिल ही रहे हैं, क्यों ना हम अपने तरीके से इसकी डिमांड कर लें, तो वो एक डॉरी डिमांड स्टार्ट हुई। पहले आईपीसी में डॉरी डिमांड का कोई सेक्शन था ही नहीं, फिर 2 सेक्शन इम्पोज हुए, 498A और डॉरी डेथ 304B। तो जब ये अमाइंड हुए तो वो कानून तभी बने जब हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में कुछ इस तरीके की एक्ट और कंडक्ट होने लगे कि जो अगेंस्ट फीमेल थे। कानून ने फीमेल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये अमेंडमेंट करे। 498A में क्या है, डिमांड ऑफ डॉरी के लिए किसी महिला को प्रताड़ित करना या उससे
इस तरीके के मारपीट करना या उससे डिमांड करना, उसकी फैमिली से डिमांड करना, वो 498A की डेफिनेशन में आ गया। हम अतुल सुभाष के केस की वजह से एक डिबेट स्टार्ट हो गया है डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी के जो लॉज हैं उनको लेके। आपके एक्सपीरियंस में, आपके हिसाब से किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस लॉज को और डाउरी के लॉज को मिसयूज किया जाता है आज के समाज में? देखिए, यूज और मिसयूज, कानून को अगर आप कहेंगे तो दो धारी तलवार है, दोनों तरफ चल सकती है। इसको यूज भी कर सकते हैं, अपनी बेनिफिट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ओके। जैसे जैसे समय बढ़ा कालांतर से, और अब इस युग में आए हम, इस युग में एजुकेटेड फीमेल हैं, तो उन्हें कानून की परिभाषा पढ़ के उसका यूज और मिसयूज करना आ गया। तो हम देखते हैं कोर्ट में भी लिस्ट ऑफ केसेस फॉल्स एलिगेशंस होते हैं, कोई डॉरी डिमांड नहीं होती। अब इसके लिए भी अगर मैं कहूँ कि जिम्मेवार केवल और केवल सोसाइटी है, तो सोसाइटी ही नहीं, हमारी पुलिस भी उतनी ही जिम्मेवार है। अक्सर देखते हैं कि एक फीमेल के साथ मार पिटाई हुई, कुछ छोटी मोटी घटना हुई, और वो अगर पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, मेरे पति ने मेरे को घर से निकाल दिया है, तो वहां पर उसको डिक्टेट कराया जाता है कि तुम इस तरीके की एप्लीकेशन दो जिसमें डिमांड ऑफ डॉरी हो, अदरवाइज उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरीके के केसेस लिस्टेड होने लगे। आज से अगर 10 साल पहले की बात करती हूँ तो पूरी की पूरी फैमिली इम्पोज हो जाती थी ऐसे एलिगेशंस में और जेल चली जाती थी। फिर धीरे धीरे सोसाइटी में देखा कि ये तो फॉल्स एलिगेशंस इम्पोज हो रहे हैं, चेंजेस हुए। चेंजेस कैसे हुए? सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन से। वो चेंजेस साइटेशंस में चेंजेस हुए, जस्टिस ने उसमें डिस्क्राइब करा कि ये जो एलिगेशंस है इसकी वजह से जो हिंदू फैमिली हैं उनका जो एक रूट है कि फाउंडेशन है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इनकी बेल ले लीजिए, पूरी फैमिली को इम्पोज मत करिए। धीरे धीरे अगर आगे आते हैं तो आज के टाइम में 2020-21 में एक साइटेशन आई थी, अर्नेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसमें जस्टिस आदर्श गोयल जी ने बहुत बखूबी से इसको डिफाइन करा और उसको बताया भी कि सीआरपीसी में प्रोविजन है 47 सेक्शन में, उसको क्यों नहीं आप रिलाय अपॉन कर रहे, उसको क्यों नहीं आप देख रहे कि प्री अरेस्टिंग बेल दिया जाए। इसमें अरेस्ट करने की उसको देखते हुए अरेस्ट ना किया जाए कि फैमिली टूट रही है। अगर अरेस्ट हो जाता है, जेल चला जाता है, तो किसी भी कीमत पे वो फैमिली दोबारा से साथ नहीं रहेगी। तो फैमिली ना टूटे। देखिए, हमारे जस्टिस जुडिशरी को लीजिए, सोसाइटी को लीजिए, या आप किसी सामाजिक उसको लीजिए, तो हमारी रूट क्या है? फैमिली ही टूटने लग जाएंगी तो फिर देश क्या रहेगा? जिस देश में कोई फैमिली नहीं है वो देश ही नहीं रहेगा। इसको लगते हुए और 1961 में, मैं बताऊं आपको, 1961 में एक डीवी एक्ट का निर्माण होना शुरू हुआ और 2005 में वो पूर्ण रूप से लागू हो गया। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या, वो 498 जो डॉरी ऑफ डिमांड में पुलिस वालों के द्वारा झूठी फॉल्स एलिगेशन लगा के और एक एप्लीकेशन लिखवा दी जाती थी, जिसके चलते लड़के की फैमिली हैरेश होती थी और लड़की को भी कुछ नहीं मिलता था, वो भी, उसकी फैमिली भी उतनी ही हैरिश होती थी, क्योंकि एक फैमिली ब्रेक होती थी, उसमें फैमिली टूटती थी, उसमें बच्चे जो सबसे ज्यादा सफरर होते थे वो बच्चे होते थे। डीवी एक्ट आया, उसको मद्देनजर रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस में महिलाओं को प्रावधान दिए कि आपके कुछ अधिकार हैं, और इन अधिकारों को आप अवेल करते हुए, कानून की सहायता लेते हुए आप अपने घर को, अपनी फैमिली को उसी तरीके से चलाती रहें जैसे चल रही थी, जिसमें बच्चे सफर ना हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास 4 साल पहले एक महिला आई, गांव से थी वो, और उसका जो हस्बैंड था बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, और ड्रिंक करके उसने अपनी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया।
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे उसके बच्चों का भी राइट था, लेकिन वो क्योंकि उसके नाम आ गई थी इसलिए वो सेल कर रहा था। तो डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेकर उसमें जो कानून में प्रावधान है उसको यूज करके मैंने उस प्रॉपर्टी पे स्टे दिलवाया, और आज वो महिला उस प्रॉपर्टी में से कमाकर अपने बच्चों का भी पालन कर रही है और खुद का भी पालन कर रही है। तो महिलाओं के लिए कानून में 4-5 कानून है, उसमें प्रावधान है और उन प्रावधानों का यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं। मैम, हम अतुल सुभाष की बात कर रहे थे। यहाँ पे अतुल सुभाष अपने डेथ नोट में मेंशन करते हैं कि उनके ऊपर धारा 302, 377, 498A, 406, 504, 506, 323 डीपी एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और 4 अंडर IPC 156(3) ये सारी धाराएं लगाई गई उनके ऊपर। हम क्या ये सही है, एक इंसान जिस पे डाउरी का केस डाला जा रहा है, साथ में उस पे मर्डर का भी केस डाला जा रहा है, उसको इतना परेशान कर दिया जाता है, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ पे उसको कहा जाता है कि एक इंसान जिसकी नेचुरल डेथ हुई वो भी 4 साल पहले, ऐसा हमारे लॉ, हमारे सिस्टम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम प्री आइडेंटिफाई कर पाए कि एक इंसान के ऊपर कोई धाराएं लगाई जा रही हैं, उसमें सच्चाई कितनी है, या सिर्फ धाराएं लिख दी जाती हैं और एक इंसान को मुजरिम मान लिया जाता है। देखिए, धाराएं जो लगती हैं वो एप्लीकेशन FIR लॉज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि पुलिस का रोल बहुत अहम होता है किसी भी केस को दर्ज करने के बाद उसमें चार्जशीट फाइल करने तक। तो पुलिस अगर अपनी इस रोल को बखूबी निभाएगी तो ऐसा कोई झूठा केस या ऐसे फॉल्स एलिगेशंस वाले केस रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकते। पर कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में एक जो पुलिस का रोल है वो रोल कहीं ना कहीं क्रेडिबल रहता है कि वो कहीं अपने उसमें बखूबी से अपना रोल अदा नहीं कर रही होती है। और ये जो आपने सेक्शन बताई 302 छोटी सेक्शन नहीं है। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर ये बहुत हीनियस क्राइम है, और इसके एलिगेशन अगर किसी एप्लीकेशन में आ रहे हैं और किसी के अगेंस्ट आ रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बहुत गहराई से करनी चाहिए, उसका निरीक्षण पॉइंट टू पॉइंट बहुत मतलब डीपली करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने लिख दिया जो व्यक्ति 2 साल पहले नेचुरल डेथ हुई और वो मेरे कहने के अनुसार उनके द्वारा मारा गया, नहीं। पुलिस को ऐसे एलिगेशंस पर जरूरी है रिफॉर्मेशन की, कि जब इस तरीके के एलिगेशंस आते हैं तो आपको किस तरीके से कार्रवाई करनी है। तो ये जो सोसाइटी में है, आपने अभी बताया 3-4 डॉरी प्रोविशन एक्ट, ये डॉरी प्रोविशन एक्ट 498A था जब CRPC में, तो इसको क्यों बनाइए? राइट। और नॉन बेलेबल है ये एक्ट। और यूपी की बात करूं तो इसमें बेल भी नहीं है, एंटीसिपेटरी बेल जिसे कहते हैं ना, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन ही नहीं है यूपी में। अच्छा, स्टेट वाइज भी ये एक्ट्स में चेंजेस हो जाते हैं? बिल्कुल, स्टेट वाइज भी एक्ट में चेंजेस होते हैं, वो अपने स्टेट लॉ बना लेती है। जैसे हरियाणा में डॉरी प्रोविशन एक्ट में आज तक कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है। डॉरी प्रोविशन एक्ट का अगर डेफिनेशन मैं बताऊं आपको तो इसमें लेने वाला और देने वाला दोनों इक्वल गुनहगार हैं। तो इसलिए इसमें हरियाणा में तो आज तक मुकदमा दर्ज हुआ नहीं है, ना मेरी 22 साल के प्रैक्टिस में कोई नॉलेज में आया है कि डॉरी प्रोविशन एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। तो पुलिस की जो मैं फिर वापस आऊंगी कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें आपके ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मार दिया या मारा उसकी वजह से, मरा वो उसकी वजह से, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या देखे उन्होंने, साइंटिफिकली एविडेंस क्या देखी उन्होंने। सिंपल आया चार्जशीट 302 में कैसे फाइल कर दी। ये तो नहीं है ना कि उसने कहा
और ये चार्जशीट फाइल हो गई। तो हमारी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं है इस उसमें। हम साथ में ये इन्होंने धाराएं लगाई 406, 504 और एक 406 में आपको बताऊं, 406 में जो डॉरी का सामान होता है या किसी की भी कोई वैल्यूएबल चीज किसी और की कस्टडी में है तो 406 लगेगा। ओके। तो ये हो सकता है कि जो नीतिका थी उनका कुछ सामान उनकी कस्टडी में हो, ऐसे एलिगेशन लगाए होंगे कि दहेज में ये सामान दिया और वो उनकी कस्टडी में है, तब ये 406 लगाई है। 506 की बात करते हैं तो 506 है कि हम 2 ही जने थे घर में कमरे में और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, तो वो वहां 506 इम्पोज हो गया। जबकि 506 विदाउट एनी वेपन कैसे हो सकता है? हाथों से तो कोई जान से नहीं मार देगा, लेकिन सेक्शन इम्पोज करी है उसका कौन देखता, इन्वेस्टिगेशन कौन करता? हमारी पुलिस करती। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लाकुने हैं। जो रिफॉर्मेशन मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसको सोसाइटी में लॉ इन्फोर्स करने के लिए पुलिस का काम है। तो जब सोसाइटी में इस तरीके के मैसेज जा रहे हैं, जैसे अब ये जो सुसाइड हुआ है, ये मैसेज कोई छोटा मोटा मैसेज नहीं है। Right. ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है डायरेक्ट उसको चैलेंज कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट इतने फॉल्स एलिगेशंस आए। और फॉल्स एलिगेशन आए, इसमें जहां तक मैंने नोट पढ़ा है इनका, उसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो एलिगेशन आए थे मेरे खिलाफ 302 के, उसमें डिस्चार्ज हो गए थे। तो डिस्चार्ज हुए या एक्विटल हुए, उस दौरान जो इन्होंने पेन सहन किया उसको कंपनसेट कौन करेगा? ये हमारे लॉ में है ही नहीं, कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मेरा यहाँ मानना ये है कि जो हम इतने टाइम तक जो स्पीडी ट्रायल होने चाहिए, स्पीडी ट्रायल ना होकर टाइम कंज्यूमिंग है ट्रायल, वो भी कहीं ना कहीं हरासमेंट का कारण बनते हैं। हम स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं। स्पीडी ट्रायल ही तो एक वजह बनी अतुल सुभाष के केस में, जहां स्पीडी ट्रायल के नाम पे, जहां पे केस को 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था, वहां वो केस 3 साल तक खिंचता रहा, तारीख पे तारीख लगती रही। वो फ्रस्ट्रेट होते गए, उनको बार बार कोर्ट आना पड़ा। उन्होंने अपने डेथ नोट में एक जगह पे ये भी लिखा है कि कभी कोर्ट में हड़ताल हो जाती है, कभी सामने वाली पार्टी तारीख मांग लेती है। क्या तारीख मांगना इतना आसान होता है कोर्ट में? देखिए, तारीख मांगना आसान नहीं होता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत कोई भी मुकदमा चल रहा होता है। कई बार उस प्रोसीजर का लेमैन को पता ही नहीं होता कि वो प्रोसीजर है क्या। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज 125 मेंटेनेंसेस समरी ट्रायल है और 6 महीने के अंदर इसको खत्म कर देना चाहिए, बट वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता 6 महीने तक। वो किस वजह से कि हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, आप बिलीव करेंगे 10 लाख आदमियों के ऊपर एक जुडिशियल ऑफिसर है। और अगर फैमिली कोर्ट की बात करती हूँ तो उसमें पर डे 250 से 300 केस लिस्टेड होते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऑफिसर को 250 साइन करने में कितना समय लगेगा। और वो जो स्पीडी ट्रायल है केसेस, जो समरी ट्रायल है, उनके ऑर्डर डिक्टेट करवाने में, उनको ऐसा तो नहीं है कि आप एक सेट फॉर्मेट है उसमें सब चीज करेंगे, नहीं। Right. आपकी एविडेंस भी पढ़ेंगे, आपका जो आपने एविडेंस टेंडर करी है, एफिडेविट टेंडर करे हैं, उन सबको रीड करेंगे, उसमें फिर अपनी ओपिनियन देंगे, तब वो केस डिसाइड होगा। तो जहां तक हम स्पीडी ट्रायल की या समरी ट्रायल की बात करते हैं, लिमिटेशन है, नो डाउट लिमिटेशन है, लेकिन वो लिमिटेशन क्यों नहीं पूरी हो पाती है? क्योंकि हमारे ऑफिसर्स ओवरबर्डन हैं। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है? अगर हम ये देखें, और गुड़गांव जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात मैं करती हूँ, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज़्यादा सूट ही मैट्रोमोनियल है। मैट्रोमोनियल यानी कि आपके डिवोर्स पिटीशन, सेक्शन 9 कॉन्जुगल राइट के
और मेंटेनेंस के, इवन ऑल्दो अब जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है और फीमेल भी इक्वल स्ट्रेंथ लेकर आगे बढ़ रही है, सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बात नहीं रही है, अब उनके राइट भी इक्वल हो गए, तो उनको चलते हुए वो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स भी हस्बैंड वाइफ के, वो भी फैमिली कोर्ट में ही है। तो फैमिली कोर्ट के ऊपर कितना बर्डन है। गुड़गांव जैसी जगह कहूँ तो मैं यहाँ पर कम से कम 5 से 6 फैमिली कोर्ट होनी चाहिए, तब वो स्पीडी ट्रायल काम कर सकेंगे, स्पीड से काम कर सकेंगे, या समरी ट्रायल को जल्दी से जल्दी डिसाइड कर सकेंगे। तो जो हमारा डिले है, वो डिले अपने आप में एक पेनल्टी है, और उस पेनल्टी को लगते शायद मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्होंने सही स्टेप उठाया, पर जो भी स्टेप उठाया उस प्रेशर की वजह से अपने आप को इतना मजबूर समझ लिया इन्होंने कि इन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, आपने अभी कहा कि समय ऐसा आ गया है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट क्या हमारे कानून आज भी जेंडर बायस नहीं है? महिलाओं के लिए तो इतने प्रावधान है, आदमियों के लिए क्या प्रावधान है हमारे आज के समय में अगर हम देखें तो? लेकिन मैं इसके लिए आपको वापस आते हैं, हम किस स्ट्रक्चर के अंडर गवर्न कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गवर्न कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रेम्बल है आर्टिकल 15, उसका क्लॉज 2, उसमें मेंशन है कि फीमेल को राइट दिए हैं जी, और उन राइट को अवेल कराने के लिए कानून बने हैं। अब कहीं हमारे समाज में बाइस्ड जेंडर पहले से रहा है कि फीमेल जो है सेकंड जेंडर में रही है। अगर देखते हैं हम, तो आज भी अगर हम काउंट करते हैं तो फीमेल को सेकंड जेंडर में ही काउंट करते हैं, फर्स्ट जेंडर में फीमेल को काउंट किया ही नहीं जाता। तो उसको उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो कानून बने, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए बने थे, बाइस्ड कानून नहीं बने। अब उनके प्रोटेक्शन के चलते, या उस समय की, आप ये कहेंगे कि समय की डिमांड ऐसी हो गई, या समय की मांग ऐसी हो गई कि एजुकेटेड फीमेल हो गई, और इस तरीके के कई बार फॉल्स एलिगेशंस जो आते हैं अगेंस्ट मैन या उसकी फैमिली के अगेंस्ट, तो इनके चलते जो एग्रीव्ड पर्सन होती है ना, कई बार हम देखते हैं कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जिसको नीड है इन कानूनों की प्रोटेक्शन की जरूरत है, उन तक कुछ नहीं पहुंच पाता, और इस तरह से दूसरा पक्ष प्रताड़ित होता रहता है। तो बाइस्ड कानून बाइस्ड नहीं है, कानून प्रोटेक्शन के लिए है। उसका मिसयूज अगर कोई फीमेल कर रही है तो कानून में वो भी प्रावधान है, आप डिफेंड करो अपने आप को। मेल मेंबर है, उसके पास राइट है डिफेंड करने का, अपने आप को डिफेंड करे। अगर मेरिट पे पाया जाता है कि इसे फॉल्स थे, फॉल्स एलिगेशंस लगे थे, तो हमारे कानून में वो प्रावधान भी है कि आप उनके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं। अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में, छोटा ले लेते हैं मेंटेनेंस का ही, सबसे छोटा स्पीडी और समरी ट्रायल मेंटेनेंस ही है। और मैं जहां तक समझ पाती हूँ कि मॉनेटरी ही रिलीफ और मॉनेटरी ही किसी को पीस, दोनों बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो जो मॉनेटरी रिलीफ है, सुप्रीम कोर्ट ने 23 में एक साइटेशन में वर्डिक्ट दी कि जब मेंटेनेंस ही देना है 125 में, तो दोनों की इनकम और लायबिलिटी एसेट्स जो है उनके लिए एफिडेविट मांग लो आप। रजनीश वर्सेस नेहा साइटेशन का नाम है, उसके तहत, और ये लागू कर दिया कि हर केस में आप फैमिली कोर्ट के हर केस में, जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस हैं, उसमें आप ये एफिडेविट दोगे ही दोगे। वैसे हम जा नहीं सकते, और किसी के कहने से हम किसी को मेंटेनेंस और किसी का डिक्लाइन नहीं कर सकते। तो एविडेंस में आप एफिडेविट दे दो, स्पीडी ट्रायल हो जाएगी, उस एफिडेविट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देंगे। तो एफिडेविट में देखा गया आज कि झूठे एफिडेविट कोर्ट में पेश हो जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, एक जुडिशरी में जो हम गीता पे हाथ रखकर कसम खाते हैं, जहां कुछ भी देना, आज भी एक आम आदमी को ये लगता है कि हम उसमें सही चीज दें, सही डिक्लेरेशन दें, वहां भी फॉल्स एफिडेविट टेंडर हो रहे हैं।
तो वो क्यों, वहां कैसे बचाव करेगी? अगर दूसरी पार्टी आकर उसका काउंटर करती है कि ये फॉल्स है और वो एविडेंस लेकर आती है, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये करना चाहिए कि उसी टाइम उसको पनिशमेंट भी देनी चाहिए। हम उन्हें छोड़ देते हैं। 340 सेक्शन है, उसमें प्रोविजन है, और 340 में पिटिशन फाइल करोगे, आप प्रूव करोगे तो फॉल्स एफिडेविट के लिए पनिशमेंट है। तो हमारे कानून में तो सारे प्रावधान हैं, लेकिन कौन अवेल करेगा, कब अवेल करेगा, कैसे अवेल करेगा, ये कौन बताएगा? ये क्वेश्चन है। हम परेशानी की बात यहाँ पे ये भी आ जाती है ना कि आपने कहा कि हर चीज के लिए प्रावधान है, बट कहीं ना कहीं अगर हम अतुल के ही केस को देखें तो सेक्शन 377 भी इंक्लूडेड था, राइट? और 377 में वो कैसे प्रूव कर पाएगा एक इंसान कि मैंने ये गलती नहीं करी, या मैंने ये जिस भी तरीके का उन पे ब्लेम लगाया गया कि ये अननेचुरल सेक्स हुआ है, या मैं 377 ही नहीं, पॉस्को, राइट? इतने ज्यादा फॉल्स रेप केसेस भी हो रहे हैं, उसमें एक आदमी कैसे प्रूव करेगा कि ये गलती मैंने नहीं करी, जबकि सामने से बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है फॉल्स एलिगेशंस लगाने के लिए। मैं कहता हूं बच्चों को हम एक तरफ रख देते हैं, हम सिर्फ निकिता की बात करते हैं। निकिता ने कहा कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स हुआ, सेक्शन 377 को इंक्लूड कर दिया गया केस में, राइट। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सेक्शन 377 है, 376N है, निकिता नहीं, मैं उससे आगे भी बताती हूँ आपको। 376N है, उसकी डेफिनेशन में है कि दो जने रह रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, जब तक रह रहे हैं ठीक है, अपनी मेरी बॉडी मैं कैसे इस्तेमाल करूं, ये कंसेप्ट है आज के टाइम में। लिविंग रिलेशन में रह रहे, शादी का जब प्रेशर बनाया लड़के के ऊपर और उसने मना कर दिया, तो मोस्ट ऑफ केसेस, लिस्ट ऑफ केसेस 376N के फाइल हो रहे हैं। और इन केसेस में क्या है, या तो सेटलमेंट होता है, शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, या कंपनसेट किया जाता है पैसे से, मॉनेटरी से। जो आप रेशो देखेंगे आप इसकी, कि रेशो में देखेंगे कितने केसों में कन्विक्शन हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 15 to 17% रेशो आता है कन्विक्शन का। बाकी केसेस में क्या था, क्या पुलिस ने उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, क्या केस में चार्ज फ्रेम नहीं हुए, क्या उस सेक्शन की डेफिनेशन में वो फॉल नहीं कर रहा था, नहीं, वो कहीं ना कहीं सेटल होते हैं मामले। तो इस तरीके के जो फॉल्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं 377 एक फैमिली में हस्बैंड के ऊपर, तो ये 90% या 99% फॉल्स ही होते हैं। अब इसको डिफेंड करेगा, क्योंकि हमारे लॉ में ऐसा प्रोविजन है कि आपके अगेंस्ट एलिगेशंस आए, आप प्रूव करोगे कि आपने नहीं किया, प्रूफ ऑफ बर्डन आपके ऊपर है, राइट? है ना? तो वो प्रूफ ऑफ बर्डन, और इसके लिए साइंटिफिकली एविडेंस अगर है तो हम प्रूव कर देंगे। अगर साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है, सिर्फ ओरल एविडेंस है, तो कोर्ट के ऊपर है, वो उसकी ओरल एविडेंस में, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो डिफेंस आए हैं उसको रीड आउट करेगा। एक्विटल भी होते हैं। 377 में आज तक कोई केस में पनिशमेंट हुई है? शायद कोई रेयर टू रेयर केस में पनिशमेंट हुई होगी, क्योंकि प्रूव ही नहीं हो पाते। ये एलिगेशन है, प्रामा फेसिया कोर्ट इसको, एलिगेशंस को आपका बेल का राइट है, प्रामा फेसिया डिसाइड मेरिट पे ही होंगे। और वो जो प्रोसेस है ना, वो जो लेंथी प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये जो सुसाइड किया है, वो लेंथी प्रोसेस की वजह से किया, उससे वो इतना अपने आप में टूट गया वो आदमी, उसने अपने आप को एक तरफा पाया। उसके लिए खाली हम जुडिशरी प्रोसेस को भी नहीं कहेंगे, उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली जो शादी के टाइम उसके साथ थी, आज कहाँ है उसकी फैमिली, उसको इतना मॉरल सपोर्ट नहीं कर पाई। तो 377 जो है इम्पोज हो जाता है, लेकिन इसको प्रूव करना बड़ा हार्ड है।
अतुल सुभाष ने अपने डेथ नोट में एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक्सटॉर्शन, और उस शब्द को इतना एम्फसाइज किया गया है पूरी की पूरी डेथ नोट में कि जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई वो मुझसे पैसे एक्सटॉर्ट करने के लिए करी गई। जगह जगह पे मेंशन किया कि मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे गए, कोर्ट के माध्यम से मुझे 2 लाख रुपए मेंटेनेंस देने के लिए पुश किया गया, जो कि कई जगहों पे मेंशन भी है कि वो केसेस नहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट करे। कहीं ना कहीं बच्चे का भी इस्तेमाल किया एज अ टूल ऑफ एक्सटॉर्शन, जहां पे बच्चे की मेंटेनेंस के लिए बार बार पैसे की डिमांड करी गई। जब मैं इस नोट में देखता हूं तो यहां पे उनके खिलाफ 9 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से एक केस में उनको 45,000 रुपए की मेंटेनेंस अलाउ हो गई थी निकिता को। बट 45,000 रुपए की अलाउंस मिलने के बाद भी निकिता ने अतुल पे एक और केस फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में CRPC 125 के अंडर कि उस पैसे से कुछ नहीं हो रहा, मुझे और पैसे की डिमांड है। क्या ये एक्सटॉर्शन जो चल रहा है आज के समाज में, झूठे केसेस लगा के पैसे एक्सटॉर्ट करने का एक तरीका बना लिया है, इससे बचने के लिए कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। आप अपने केस को प्रूव करेंगे। अब मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको कि एक लेडी, उसने केस फाइल किया 125 में मेंटेनेंस में हस्बैंड के खिलाफ। हस्बैंड ने उसका प्रीवियस सारा रिकॉर्ड निकाला तो उसको पाया कि वो पहले भी 2 आदमियों के साथ ऐसे शादी कर चुकी है और शादी करने के बाद उनसे भी मेंटेनेंस ले रही है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई एविडेंस आ जाती है तो आपके पास बचाव के साधन है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, 125 CRPC में जो मेंशन है ना, स्पाउस मेंशन है। तो हमारे कानून में प्रावधान तो पुरुष को भी है इसका, स्पाउस तो दोनों हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। बट सोशल स्टिग्मा या सोशल जो हमारे एक ट्रेंड चला हुआ है उसमें फीमेल ही डालती है। कोर्ट को यहाँ क्या देखना चाहिए? कोर्ट को सबसे पहले इक्वल एजुकेशन है तो अलाउड नहीं करनी चाहिए। यहाँ कई बार देखा गया है फीमेल के उसमें केसेस में कि फीमेल जॉब छोड़ देती हैं केस फाइल करने के लिए, लेकिन वो प्रीवियसली तो वर्किंग थी ना, वो अपने आप को मेंटेन कर रही थी। तो जो प्रीवियसली मेंटेन कर रही हैं तो फ्यूचर में भी कर सकती हैं। तो कोर्ट को ये सेकंड पॉइंट भी देखना चाहिए। रही बात बच्चों की, तो बच्चों की जो परवरिश है वो दोनों पेरेंट इक्वल लायबल है। अगर मेल 1 करोड़ कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है और फीमेल 60,000 कमा रही है तो इक्वल लायबल है। कोर्ट को ये भी देखना चाहिए और मेल की साइड उसकी अदर लायबिलिटीज भी देखनी चाहिए कोर्ट को कि उसके पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, तो वो भी लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 125 में हम बात करते हैं तो पेरेंट्स भी फाइल कर सकते हैं, तो वो लायबिलिटी तो लड़के की हुई ना, तो वो लायबिलिटी भी देखनी चाहिए। और लड़के की जो जॉब कर रहा है वो, उससे जितनी इनकम आ रही है उसके खुद के खर्चे भी देखेगा कोर्ट, देखता है वो तो उन्होंने देखता है कि इसका इतना है, वो काट के उसमें ही मेंटेनेंस अलाउड करता है। तो कोर्ट वहां डिसाइड करते समय ये सब चीजें जरूर देखे। तो जो आप कह रहे हैं ना कि क्या मेल मेंबर को भी प्रावधान है, तो प्रावधान तो है, लेकिन कब लेंगे, कैसे लेंगे और कौन सुनेगा, मेन क्वेश्चन ये है। हम इसी केस को थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं इसके। निकिता पढ़ी लिखी थी, नौकरी कर रही थी, उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला कि वो नौकरी नहीं कर रही थी। अतुल ने कोर्ट में प्रूव किया कि वो नौकरी कर रही थी। कोर्ट निकिता को कुछ पेनल्टी नहीं दे सकता था उस टाइम पे कि आपने झूठे केसेस फाइल करे? 302 की धारा झूठी लगाई गई, बाद में पता चला कि
ये झूठी धारा है, उनके फादर का मर्डर नहीं हुआ था, उनकी नेचुरल डेथ हुई थी। ऐसी ही बहुत सारी धाराएं थी जो लेटर स्टेज में झूठी साबित हुई। क्या निकिता को कोर्ट ने कोई भी किसी भी तरीके का कोई पेनल्टी दी? नहीं दी गई। निकिता को पेनल्टी मिलती जब अतुल उसके अगेंस्ट पिटिशन फाइल करता। कोई कोर्ट ऐसा नहीं है कि अगर पिटिशन फाइल होती सजा नहीं होती, लेकिन उस प्रोसेस को बताने वाले उनके वकील होते हैं कि ठीक है ये फॉल्स एलिगेशंस हैं, बेसलेस एलिगेशंस हैं, इनके बेस पर आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन आई, आप डिस्चार्ज हुए, एक्विटल हुए, 302 में 377 में एक्विटल हुए, तो क्या आपके पास प्रावधान है? ये कौन बताता उनको? उनके वकील बताते। तो जहां तक है जिनको उन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने या तो उनको गाइड नहीं किया प्रॉपर, और गाइड किया तो उन्होंने स्टेप नहीं उठाया फैमिली ट्रॉमा के चलते कि मेरी फैमिली है, हो सकता है किसी स्टेज पे सेटल हो जाए। तो जहां तक सुसाइड नोट की बात करते हैं, सुसाइड नोट में उन्होंने ये लिखा है 3 करोड़ मांग रही थी सेटलमेंट के। तो ये जो चीज 3 करोड़ है, किस चीज के लिए मांग रही थी? परमानेंट एलिमनी मांग रही थी जी, डिवोर्स देने के लिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक सिस्टम ऐसा है, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ लॉ है ये, उनके ब्रिटिशर्स के उसी में परमानेंट एलिमनी का एक कंसेप्ट था जो चलते, उसके चलते अब हिंदुस्तान में भी लागू हो गया है। लेकिन परमानेंट एलिमनी का हमारे देश में कहीं कोई ऐसा कंसेप्ट था ही नहीं, ये ब्रिटिशर्स का लॉ है, उन्होंने बताया, उसके तहत उसने 3 करोड़ मांगे तो दिए तो नहीं। यहां पर परमानेंट एलिमनी में कई बार हम देखते हैं कि लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, अपने जितने एसेट्स हैं उनको वो बेच के एक परमानेंट एलिमनी के रकम है वो तैयार करके फीमेल को देते हैं पीछा छुड़वाने के लिए, जिसे वर्ड स्पेशली मैं यूज कर रही हूँ, पीछा छुड़वाना, जबकि ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। शादी को अगर मैं कहूँ कि शादी को समझने में या शादी नहीं चलेगी, कितना समय चाहिए एक आदमी को? 1 साल या 1.5 साल? अगर 1 साल 1.5 साल में शादी नहीं चल रही तो क्यों नहीं म्यूचुअल में आते? वो म्यूचुअल कंसेप्ट से डिवोर्स फाइल करें, डिवोर्स लें। अननेसेसरी लिटिगेशंस में वो क्यों जा रहे हैं? और आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो बच्चों को कहाँ एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं? आप मेंटेनेंस में देख लीजिए, बच्चों को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि कस्टडी का फाइल करते हैं, इंटारियम में वो मीटिंग राइट मांगते हैं। मीटिंग राइट में भी देखते हैं कि फादर को मिलते ही नहीं है मीटिंग राइट। इनके केस में भी बच्चे से मिलने ही नहीं दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारे लॉ के जो प्रावधान है उसमें अगर प्रोविजन है तो मिलने दिया जाना चाहिए। बच्चा का अकेली का नहीं है, 50-50% जब कंट्रीब्यूशन दोनों का है तभी तो वो बच्चा है। राइट। और बच्चे पे राइट भी दोनों का है, मिलने का, उसकी परवरिश का। जब एक पार्ट पे आप परवरिश का बर्डन डाल रहे हो कि वो मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस देगा, जैसे इस केस में भी देखा है आपने कि 42 या 45,000 जो मेंटेनेंस पर मंथ अलाउड हुआ था कोर्ट से, बच्चे के लिए मेंटेनेंस अलाउड हुआ था। तो वो जब एक पार्ट मेंटेनेंस दे रहा है तो बच्चे से क्या वो मिलना नहीं चाहेगा? तो उसके लिए भी तो हमारे ऑफिसर्स को एक सर्टेन एक बताना चाहिए कि इस टाइम पे यहाँ इतने दिन बच्चे से फादर मिलेगा। लेकिन अमूमन केसों में देखते हैं एप्लीकेशन लगी है, वो एप्लीकेशन डिले, वो डिले में 1 साल 1.5 साल निकल जाता है, तब तक बच्चा भी भूल जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, वो फादर को क्या जानता है? माँ ही तो बताएगी ना ये तेरा फादर है। वो मीटिंग के एप्लीकेशन फाइल करता है, मीटिंग राइट के लिए एप्लीकेशन मूव कर रहा है, कोर्ट में उसे इतना लिंगर ऑन कर दिया जाता है कि 1-2 साल निकल गए। जब उसे वो मीटिंग राइट मिलता है तब तक बच्चा उसे भूल चुका होता है, बच्चा उसे पहचानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे वहीं आ जाते हैं हम, जो हमारा लेंथी प्रोसीजर है उसको शॉर्ट करने का, उसको समराइज करने का, उसको
लिमिटेशन, उसकी एक लिमिट बनाने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। अगर लॉ में रिफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी लिमिट्स को आप डिसाइड करिए कि इतनी लिमिट है इसकी, 6 महीने, 1 साल। मैट्रिमोनियल केसेस को जल्द से जल्द ही डिसाइड करना चाहिए। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को ऑफिसर्स भर्ती करने चाहिए। 1 या 2 ऑफिसर के ऊपर सारा बर्डन नहीं डालना चाहिए। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस हिसाब से इस तरीके के केसेस आ रहे हैं, और ये तो चलिए इसने अपना एक सुसाइड नोट बना दिया, एक वीडियो वायरल हो गई। लाखों केस ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो कहीं छपते भी नहीं है, जिनका पता भी नहीं चलता, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। राइट। जब लास्ट में कोई ऑप्शन नजर नहीं आता तभी इंसान सुसाइड के लिए जाता है। तो मेरा कहना इतना ही है कि जितना प्रोसीजर है उसको शॉर्ट किया जाए और एक न्याय की तरफ चला जाए, एक लिमिटेशन के साथ चला जाए, उतना ही अच्छा है। हम कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ज्यादातर केसेस में बच्चे की जो कस्टडी होती है वो माँ को दी जाती है। क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है हमारे जुडिशरी सिस्टम में कि बच्चे की कस्टडी फादर को मिलती हो? कस्टडी के ऊपर बात करते हैं तो कस्टडी होता है बेनिफिशियरी ऑफ चाइल्ड। जो बच्चे के लिए अच्छा होगा उसको कस्टडी दी जाएगी। कानून में प्रावधान है हमारे कि 7 साल तक का बच्चा जो है वो मदर की कस्टडी में ज्यादा सेफ फील करता है, ज्यादा अच्छे अपने आप को महसूस करता है, और उसकी परवरिश फादर से ज्यादा अच्छी मदर कर पाएगी। लेकिन ये कोई एकदम सर्टेन नहीं है। अगर फादर के पास बच्चा है और बच्चे की परवरिश फादर अच्छे से कर रहा है, मदर उसको छोड़ के चली गई है उस टाइम पर और उसे कभी मिलने भी नहीं आई है, तो फादर को भी कस्टडी मिली है। मैं अपना ही एक केस आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आज से 5-6 साल पहले एक मैटर आया था मेरे पास, कस्टडी का ही, डिवोर्स का भी था। डिवोर्स तो उनका ग्रांट हुआ हाई कोर्ट जाके, लोअर कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ, कंटेस्टेड डिवोर्स था। लेकिन बच्चे की जो कस्टडी थी, जिस समय वो लड़की घर छोड़ कर गई थी, उस समय बच्चे की आयु केवल 6 महीने थी। और केस चलते चलते बच्चे की आयु हो गई थी 2.5 से 3 वर्ष तक। तो कोर्ट एविडेंस थी, कोर्ट ने देखा, ऑब्जर्व किया बच्चे को दोनों के साथ रखकर कि बच्चा कहाँ से फील कर रहा है, कहाँ खुश है और कहाँ अपने आप को वन साइड आउटसाइड समझ रहा है। तो कोर्ट ने वो कस्टडी फादर को दी थी और आज भी वो बच्चा काफी बड़ा हो गया है, 7वीं 8वीं में है, खुश है अपने फादर के साथ। ऐसा नहीं है कि कोर्ट फादर को कस्टडी नहीं दे सकती, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है, कस्टडी फादर के पास भी जाती है। अगर लॉ का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि अगर आप अवेयर हैं अपने कानूनों को लेके तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हमें एक बहुत दुख की बात है, मतलब आप खुद कह रहे हो कि एक्सटॉर्शन की जाती है, और ये सारे लॉज जो न्याय दिलाने के लिए बनाए गए थे एक इंसान को, एक महिला को, उन सभी कानूनों का इस तरीके से मिसयूज किया जाता है कि एक्सटॉर्शन किया जाए, और ये हो भी रहा है। क्या आपको लगता है कि अतुल सुभाष के केस, इस तरीके के हाई प्रोफाइल केसेस जो इतने हाईलाइट होते हैं, इनसे लीगल रिफॉर्म्स आ सकते हैं, या ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएंगे कुछ दिनों बाद और लोग इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे? लीगल रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, कोविड-19 में एक केस हुआ था जिसमें कोमला, उसने मल्टीपल मैरिज करी और मल्टीपल मैरिज करके परमानेंट एलिमनी ली। तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके के जो स्लो केसेस आते हैं, मैन के अगेंस्ट आया ये, लेकिन रिफॉर्मेशन बहुत स्लो रहा और आज तक हुआ भी नहीं है। सच कहूँ तो कोई इसमें रिफॉर्मेशन नहीं हुआ। एक इंदिरा मुखर्जी वाला केस आया था जिसमें वो उसने वाइफ जो थी डोमेस्टिक, उसमें डिमांड करी उसने परमानेंट एलिमनी में। आप मानेंगे क्या डिमांड, सोच नहीं सकते इतना डिमांड किया था उसने। 4 कंट्री में बंगले डिमांड करे थे उसने। और एक वो फेमस आर्टिस्ट है, नाम मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही उसका, उसकी उसने पेंटिंग डिमांड करी थी जो
बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये मैंने भी और- सुना था, पाब्लो पिकासो की पाब्लो पेंटिंग डिमांड पिकासो। करी थी, और यूके, बर्लिन और अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। ये परमानेंट एल्यूमिनियम है, डिवोर्स के रिगार्डिंग डिमांड करी थी। हम सोच सकते हैं एक आम आदमी या एक मैं कहूंगी हायर लेवल का आदमी सोच भी नहीं सकता, वो उसकी परमानेंट एल्यूमिनियम में डिमांड थी। तो इस तरीके के केस है। कहाँ रिफॉर्मेशन हुई? मैन के अगेंस्ट अगर कुछ भी आता है तो इतनी जल्दी से रिफॉर्मेशन नहीं होती है। और यही बात करूं मैं, अगर फीमेल के साथ कोई कांड हो जाता है, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, निर्भया कांड। निर्भया कांड से पहले कमेटी बैठी हुई थी, बिठाई जा रही थी कि 376 में कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए। मैन पावर्स को जो आदमी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि 376 में भी आपने भी सुना होगा, मैं देखती भी हूँ, और सोसाइटी में बहुत वैसा मैसेज आता है कि आदमी को फंसाया जाता है 376 में। तो वहां रिफॉर्मेशन होता, उससे पहले एक कांड हो गया एक फीमेल के अगेंस्ट, निर्भया कांड। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कानून ने गलत बदला या कुछ गलत किया, लेकिन इमीडिएटली उसमें रिफॉर्मेशन हुआ। रिफॉर्मेशन होके 376 की सेक्शंस में अमेंडमेंट हुए, और उनके चलते आप आदमी की बात कर रहे हैं कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और ज्यादा वो उसके अंदर फंस गया। उस रिफॉर्मेशन का रिजल्ट ये आया। निर्भया जैसा कांड कभी नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी हर आदमी का राइट है। निर्भया जैसा कांड नहीं होना चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उस कांड का सुन के ही। लेकिन जेंडर तो मैन भी है ना, उसके लिए भी तो रिफॉर्मेशन होना चाहिए। इस तरीके के जो एक्सटॉर्शन है, जैसे अब ये सुसाइड करने पे मजबूर हुआ, या हम एक केस लेते हैं, पीछे एक्टर था सुशांत राजपूत, वो भी एक्सटॉर्शन को लेके उसने सुसाइड किया। तो इस तरीके के जब केसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन मैन के लिए भी होने चाहिए। लॉ में कुछ ना कुछ तो प्रोविजन उनके लिए स्पेशली स्पेसिफाई देना चाहिए कि आप यहाँ इस चीज को इस लॉ के अंडर गवर्न करके अपना रिलीफ ले सकते हैं। तो देखते हैं अभी हमारी लेजिस्लेचर है, कैसे चेंज होगा, कोई कानून आएगा या नहीं आएगा, कब तक आएगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे हम बात लें, आप कानून की बार बार पूछ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस विदेशों में देखेंगे आप, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन विदेशों में जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन में और यहाँ की डेफिनेशन में जमीन आसमान का अंतर। जैसे अगर हम बाहर की बात करते हैं, हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन अगेंस्ट मैन नहीं है। वो जेंडर बाइस्ड नहीं है, वो दोनों के लिए है। एक घर में अगर 2 जने हैं और झगड़ा हो रहा है और वायलेंस हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष उसके जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, लॉकडाउन लगा था जिस दौरान, उस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आए हैं, जितने भी केसेस आए हैं, एक्यूरेट मेरे पास उसका वो ग्राफ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में विक्टिम मैन है। अचंभे की बात है ना, विक्टिम मैन है। और हिंदुस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? अगेंस्ट मैन। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, वो दोनों पे लागू होना चाहिए। अगर फीमेल करती है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे समाज में ना एक कहीं ना कहीं एक परेशानी है, एक दिक्कत है कि आदमी को बेचारा नहीं समझा जाता। आदमी को समझा जाता है कि वो कोई भी चीज होगी तो उसको करने वाला आदमी ही होगा। कोई गलत काम हो रहा है, अगर परिवार में, फैमिली में मारपीट हो रही है या आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो उसको शुरू करने वाला हमेशा आदमी को ही कहा जाता है कि आदमी ने ही किया होगा। मारा है, मारपीट हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, या किसी भी तरीके की कोई गलत हरकत हो रही है, तो उसमें आदमी को ही गलत माना जाता है। आपने बोला कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर दोनों पक्षों का एक इक्वालिटी है, राइट? अगर औरत के राइट्स हैं
तो इक्वली आदमी को भी उतने ही राइट्स हैं कि हाँ, पत्नी ने भी आदमी को मारा हो सकता है। यहाँ पे उस चीज को ना इतना लाइटली लेते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, पुलिस वाला पूछता है कि आपको क्या दिक्कत हुई, तो आदमी बोलता है मेरी बीबी ने मुझे लट से मारा। मजाक लगता है मैम लोगों को। कुछ ना कुछ पीड़ा तो होगी ना उस इंसान की, कहीं ना कहीं वो आदमी भी तो परेशान हो सकता है, मगर उसका इतना मजाक उड़ा के उसको घर भेज दिया गया, मगर उसमें उसका कोई समाधान है नहीं। हाँ, तो इसमें मैं आपको वही चीज तो बता रही हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस है वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए था, उसमें इक्वल राइट दिए जाने चाहिए थे। अगर फीमेल इस तरीके की है तो उसके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान का एक सिनेरियो है, एक मतलब सिस्टम है, और उस सिस्टम के तहत आदमी को ये माना जाता है बहुत स्ट्रांग है, इमोशन तो है ही नहीं उसके अंदर, इमोशनल है ही नहीं वो, और जो मारपीट है वही कर रहा है। तो राइट किसको दे दिए? फीमेल को। फीमेल अपने राइट का यूज और मिसयूज दोनों कर रही है, जिसके चलते एक ये ही नहीं और पता नहीं कितने आदमियों ने सुसाइड की है। वो तो पिक्चर में ही नहीं आई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। अगर यही सब चीज चलती रही, इसी तरह से एक्सटॉर्शन होती रही, तो अभी पता नहीं कितने लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे सोसाइटी में। तो कानून में जो आप कोई भी एक्ट बनाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, अगर इस एक्ट को आप देखते हैं, एक्ट में प्रोविजन बहुत सारे दे दिए, प्रोटेक्शन दे दी, शेयर्ड हाउस में रिजाइडिंग ऑर्डर दे दिए, और यहां तक भी आपने सुना होगा ना, इसमें एक सास ससुर के मकान में भी बहू को रहने के राइट दे दिए। आप अगर इमोशन की बात करते हैं तो उन सास ससुर ने वो मकान कितनी मेहनत से बनाया होगा जी। वहां एक ऐसी, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल कर रही है और उस फीमेल को राइट लेकर वो वहां आ जाती है, तो कितना डोमेस्टिक वायलेंस होगा। इस चीज पे कभी एक्ट में विचार नहीं किया गया कि ससुर हैं, सास हैं, ड्यूटी तो कहीं बताई नहीं ना, राइट ही तो बताए कानून में। अगर ड्यूटी अकाउंटेबल हो तो राइट अपने आप आ जाते हैं। जहां ड्यूटी नहीं निभानी वहां राइट अवेल करते हैं। तो नो डाउट इस एक्ट का भी मिसयूज हो रहा है, और जहां यूज होना चाहिए वहां हमारे जुडिशियल प्रोसेस में डिले, डेट पर डेट, हर डेट पर डेट, तो वहां जहां जिस एग्रीड पर्सन को उसका रिजल्ट मिलना चाहिए उसको भी रिजल्ट नहीं मिलता है। जो इसका मिसयूज हो रहा है, जिस कदर मिसयूज हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते। देखिए, हम वी आर सारे ह्यूमन बीइंग है और थॉट प्रोसेस है। सोसाइटी में जो थॉट स्प्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ऑफिसर के ऊपर भी आएगा जी। तो जब कोई एग्रीड पर्सन जाता है उसके सामने, अब इस केस से कितना थॉट प्रोसेस चेंज होगा ये नहीं सोचा। थॉट प्रोसेस जो चेंज होगा, जो एग्रीड पर्सन होंगे उन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर कहीं कोई विचार नहीं होगा। आप रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन में तो इक्वालिटी होनी चाहिए। जो लेजिस्लेचर है उसमें जो मेंशन है इक्वालिटी, तो इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी। कोई भी लॉ जेंडर बाइज्ड होने नहीं चाहिए। प्रोटेक्शन जिनमें दी है तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया जाता है कि ये फॉल्स है तो उसको कैंसिल भी करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम आप। बट आपने जो अभी बात करी, इन सारी सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया, अतुल सुभाष ने अपने डेथ नोट में ये भी लिखा कि जुडिशरी सिस्टम पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है। चलो मैंने मान लिया कि केसेस फॉल्सली फाइल हो गए, लड़की ने अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल किया, जो भी हुआ इस पूरी सिचुएशन के अंदर, मगर एक एलिगेशन ऐसा भी लगाया गया है जहां पे अतुल सुभाष बोलते हैं कि जज ने मुझसे पैसे मांगे, मैं कोर्ट में जाता था तो मुझसे पैसे की डिमांड करी जाती थी। जो कोर्ट में पियोन्स वगैरह होते हैं,
काफी लोगों के नाम भी स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं कि वो मुझसे हर तारीख में 1,000-1,500 रुपए की डिमांड करता था, और यहां तक कि 5 लाख रुपए की डिमांड की भी बात की गई, जहां पे जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट ये कहा गया कि जज ने मुझसे ये पैसे मांगे केस को रफा दफा करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आगे क्या होगा? जजेस के या किसी ऑफिसर के अगेंस्ट अगर ऐसे एलिगेशंस आते हैं तो लॉ में प्रोविजन है प्री इन्वेस्टिगेशन। ओके। किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट इस तरीके के एलिगेशन आए तो प्री इन्वेस्टिगेशन होगी, और उसमें अगर पाया जाता है कि एलिगेशन सही है तो जज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होती है जजों के खिलाफ? बिल्कुल होगी, अगर एलिगेशंस प्रूव होते हैं तो। ओके। नहीं होते हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ, आप कह रहे हैं जजेस के अगेंस्ट एलिगेशन है ब्राइब के, 5 लाख मांगे, कहाँ मांगे, किससे मांगे, किसके सामने मांगे, प्रूफ ऑफ बर्डन कंप्लेनेंट के ऊपर है। वो अपने सुसाइड नोट में लिख कर चले गए, प्रूफ ऑफ बर्डन तो उन्हीं के ऊपर था ना। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, यानी कि हमारी पुलिस करेगी, तो उसमें अगर पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे मैंने सुना है एंटिसिपेटरी बेल हो गई है ऑफिसर की, तो ऐसा नहीं है कि कानून का दायरा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोर्ट के सामने खड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए भी जो डाइस पे बैठे हुए हैं। कानून सबके लिए बराबर है। तो यहाँ जो अभी आपने इससे पहले एक बात कही कि पियोन डिमांड करता था, उसने डिमांड करी, आपने वो डिमांड पूरी कर दी, तो कहीं ना कहीं एक्यूज्ड आप भी तो हुए ना। वो मांग रहा है, आप दे रहे हैं, दोनों ही क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं। मैम सिस्टम इतना करप्ट है, नहीं देंगे तो फिर काम भी नहीं होंगे। करप्शन की बात मैं ये कहूंगी कि हमारे 4 लेजिस्लेचर हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है कौन सा लेजिस्लेचर बचा हुआ है। करप्शन के उससे घुन कहूंगी मैं इसको, वो घुन जो लगा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई लेजिस्लेचर नहीं बचा हुआ। तो अगर इसको हम जितना भी बड़ा करना चाहें तो बहुत बड़ी डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन हम जब तक कोई प्रूफ नहीं है, किसी को एक्यूज्ड मुजरिम नहीं कह सकते ना। मुजरिम और मुलजिम में फर्क है। मुजरिम नहीं कह सकते हम किसी को भी। क्या ऐसे किसी केसेस में जजेस को पनिशमेंट मिली है? हाँ बिल्कुल मिली है। जैसे मैं गुड़गांव की बात करूं तो हमारे यहाँ JMIC हैं, टर्मिनेट हुए हैं। ओके। और भी स्टेट में और भी डिस्ट्रिक्ट में टर्मिनेट होते हैं। वो एलिगेशंस अगर उनके खिलाफ आते हैं तो जज भी तो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही गवर्न होते हैं। ये थोड़ा ना है कि कोई ऑफिसर बन गया, मैं सपोज करो मैं किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे आ गई तो मेरे अगेंस्ट कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है। आप जजेस की क्या बात कर रहे हैं, हमारे मिनिस्टरों की लो, आप लालू की लो, आप चौटाला की लो, क्या इनको पनिशमेंट नहीं हुई है? और इससे बड़ी बात, हमारे जो ये भक्त बने हुए हैं आजकल, गुरु बने हुए हैं, राम रहीम, क्या उनको पनिशमेंट नहीं हुई? तो कानून तो सबके लिए है। तो कानून के जब उसमें आते हैं तो कोई बचता नहीं है। मैम प्रोसेस क्या होगा इसका? प्रोसेस प्री इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया जाता है कि वाकई में मैडम ने 5 लाख की ब्राइब मांगी है तो उनके अगेंस्ट FIR में उनका नाम होगा, चार्जशीट फाइल होगी। जब चार्जशीट फाइल होगी तो पूरा जो लॉ का प्रोसेस है, हमारे कानून में जो लिखा हुआ है प्रोसेस, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें केस भी रजिस्टर्ड होगा, बेल भी करवानी पड़ेगी, अपनी एविडेंस डिफेंड भी करना पड़ेगा अपने केस को। जैसे इनके पास भी राइट था डिफेंड करने का, बजाय सुसाइड करने के ये डिफेंड करते केस को, तो हो सकता है सुसाइड नहीं करना पड़ता। ये थॉट उनका स्ट्रांग होता कि मुझे डिफेंड करना है, ये थॉट ही स्ट्रांग होता उनका, तो ये डिसीजन ही नहीं लेते। मैम फॉरेन कंट्रीज में एक प्रावधान होता है, एक सिस्टम है प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट का। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। और फॉरेन कंट्रीज में देखा गया है कि वहाँ की जुडिशियल सिस्टम बोलता है कि प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स जो हैं वो पोस्ट मैरिटल डिस्प्यूट्स को कम करने में काफी मदद कर रहे हैं। क्या इंडिया में भी कोई ऐसा प्रावधान है जिससे हम पोस्ट मैरिटल डिस्प्यूट्स को कम कर सकें?
देखिए, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करती हूँ, जी। भारत की बात करती हूँ, तो भारत में आप रिलीजियन लेंगे तो अलग अलग रिलीजियन है। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, है ना, और बुद्धिज्म, अलग अलग धर्म है। सिख, तो सिख, हिंदू, जैन और बौद्ध, इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। मुस्लिम एक्ट के अंदर 2 तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है मुस्लिम एक्ट में। ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में इसमें एक दीन मोहर रखी जाती है। तो एक सम अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है मैरिज के टाइम, एट द टाइम Okay. ऑफ मैरिज, के इतना अमाउंट है। जब तलाक होगा या खुला होगा तो जो प्रोसेस है उसके अंडर वो इतना अमाउंट दूसरे पक्ष को यानी फीमेल को पे करेगा। ओके। क्लियर है? मेल को कोई पे नहीं करना होता, फीमेल को ही, क्योंकि मैंने बताया ना पहले भी, सेकंड जेंडर में ही रखा गया फीमेल को। तो वो आप एक्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हिंदू मैरिज एक्ट में किस किस पे गवर्न कर रहा है? हिंदू पे, सिख पे, जैन पे, बौद्ध पे। हिंदू मैरिज एक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ही नहीं। एक बात, कॉन्ट्रैक्ट कोई होता ही नहीं है। इसमें 2 परिवारों का मेल होता है, एक औरत और एक आदमी का मेल नहीं, तो परिवारों का मेल होता है, और परिवार सपोर्ट करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 2 जने ही कर ले। स्पेशल मैरिज एक्ट है, जाके रजिस्ट्रेशन कराए मैरिज, और मैरिज सोलमनाइज हो जाएगी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में इतना, हम आज के टाइम में पार्टी करते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो वहां पे यही तो दिखाते हैं हम क्या लिया दिया जा रहा है। सोसाइटी सिंबल जिसे कहते हैं स्टिग्मा, वो सब चीजें। खैर नेचुरल, आप एग्रीमेंट की बात करते हैं। अभी मैं कहीं सुन रही थी 2-3 दिन पहले ही कि मेडिकल ग्राउंड पर आजकल जब कपल बनने से पहले एक मेडिकल करवाते हैं, और जिसमें कोई डिजीज ना हो, ऐसी कोई बीमारी ना हो जो पोस्ट मैरिज वो टूटने का कारण बने या डिवोर्स का कारण बने, तो पहले ही एक बार देख लो। तो ऐसा एग्रीमेंट भी हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मेरा सुझाव है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि आज जो आदमी की पोजीशन है, सपोज आज एक आदमी की पोजीशन है कि वो 10 लाख का आदमी है, हो सकता है 5 साल बाद वो 10 करोड़ का आदमी बन जाए। तो जिस टाइम शादी हुई उस टाइम एक एग्रीमेंट हो जाए कि कहीं हमारा अगर डिवोर्स होता है तो हम इतना ही अमाउंट डिसाइड कर लें, यही पे करेंगे। तो परमानेंट अलू में एक सुविधा हो जाएगी। और इतना उसको एक्सटॉर्शन वाली जो बात कही गई है, इस पूरे केस में एक्सटॉर्शन का ही डिस्क्राइब किया है। तो एक्सटॉर्शन ना होके एक डिसाइडेड अमाउंट होगा तो वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे सुझाव से। बाकी कानून में ऐसा प्रावधान ना है, ना अभी तक कोई लेजिस्लेचर की तरफ से कोई ऐसा इशू आया है कि ये भी कहीं हम डिसाइड कर सकते हैं। ये आदमी की एक औकात और हैसियत के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कोर्ट में। जब भी इस केस में भी हो सकता है कि जो ये थे सुसाइड किया इन्होंने, इनकी औकात और हैसियत बहुत ज्यादा निकिता ने आकी हो कि मेरे हस्बैंड की तो हैसियत बहुत ज्यादा है, 3 करोड़ मांगूंगी तो 3 करोड़ नहीं तो 2.5 करोड़ तो मिल ही जाएगा। मेरी जो लाइफ है वो एक स्टैब्लिश, एक अच्छी तरीके से निकल जाएगी। मैम, क्या आपको लगता है कि डाइवोर्स इजी वे आउट है? आज की डेट में देखा जा रहा है, आपने खुद कहा कि गुड़गांव जैसे शहर के अंदर सबसे ज्यादा केसेस मैट्रिमोनियल केसेस हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की डेट में डाइवोर्स को एक इजी वे आउट बना लिया है? और अगर हम अपने वैल्यूज को, अपने कल्चर को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है हमारे सोसाइटी में, हमारे वैल्यूज में। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारी वैल्यूज में नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता ही है डिवोर्स से, क्योंकि जो हमारा एक सोसाइटी की संरचना थी वो
यंगस्टर्स के ऊपर आप ये कहेंगे वाइफ का ही नहीं बर्डन होता था, पेरेंट्स का भी बर्डन होता जी। है और आज भी होता है। अमूमन फैमिलीज में देखा जाए तो कितने % वृद्धाश्रम में है? क्यों है? वो इसी वजह से, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से। जो हमारी संरचना थी, हम वापस से जाएंगे उस पे, उसमें ये होता था एक फैमिली होती थी जिसमें बुजुर्ग भी होते थे, बच्चे भी होते थे, यंगस्टर आदमी भी होता था, एक औरत भी होती थी और सब बड़े प्यार से रहते थे। कुछ बात होती थी, बच्चे के साथ अगर माँ ने कुछ कह दिया, फादर ने कह दिया, तो दादी प्यार कर लेती थी या दादा प्यार कर लेते थे, तो उसके इमोशंस कहीं ना कहीं सेट हो जाते थे, कहीं एडजस्ट हो जाते थे। आज हम देखें, जैसे जैसे हम कहें कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और हम फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। फॉरेन कल्चर में फैमिली का कंसेप्ट नहीं था पहले। आज विदेशों की बात करें तो विदेशों में आज फैमिली कंसेप्ट आ रहा है। रशिया में देखते हैं, हम भी देखते हैं कि फैमिली कंसेप्ट बढ़ रहा है और हमारे देश में वो फैमिली कंसेप्ट टूट रहा है और डिवोर्स उसका हमने बहुत इजी आउट वे ढूंढ लिया है। क्या आपको लगता है इन सारी सिचुएशंस में इन-लॉज का भी बहुत ज्यादा रोल हो गया है आज की डेट में? इन-लॉज की तो बात मैं ये कहूंगी, आजकल पेरेंट्स डरने लगे हैं, जो मिसयूज है इसका। मैं भी एक बेटे की और बेटी की पेरेंट हूँ, तो पेरेंट डरने लगे हैं कि लड़के की शादी करी हमने और बहू कहीं झूठे एलिगेशंस में ना फंसा दे। तो एक ये जो डर है, ये भी आपने देखा होगा शहरों में, खास करके जैसे शादी होती है, लड़के को और लड़के की वाइफ को कहते हैं आप सेपरेट रहो, हम अलग रह लेंगे। तो वो डर ही तो है, एक्सटॉर्शन का डर है, झूठे एलिगेशंस का, फॉल्स केसेस का डर है, जो सोसाइटी को इस तरफ बढ़ने पे मजबूर कर रहा है कि न्यूक्लियर रहना है। एक एज के बाद जहाँ सपोर्ट की जरूरत होगी वहाँ पेरेंट्स को अकेले रहना है। बट क्या लड़की के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस एक बड़ा रीजन है आज की डेट में इस तरह के केसेस होने के? बिल्कुल। पहले के टाइम में फोन नहीं होते थे, किसी के साथ कोई बात कह दी, हस्बैंड ने कुछ कह भी दिया, देखिए वो होता है एक छोटा सा ना एक टाइम होता है जिसमें कोई बात कही और उसको इंटरप्रेट मैंने या लड़की ने अपने हिसाब से कर लिया और उस अपने व्यूज से उसको रिएक्ट करा। एक का एक्शन, दूसरे का रिएक्शन, तो एक्शन किस वे में हुआ और रिएक्शन किस वे में हुआ, बहुत डिपेंड करता है इस पे। आज क्या है, फोन है, एक का एक्शन हुआ, दूसरे का रिएक्शन में उसने इन्वॉल्व कर लिया अपने पेरेंट को। फोन किया कि मम्मी मुझसे आज ये कह रहे थे, अच्छा ये कह रहे थे तो तुम ऐसा कर लो। तो वो जो ऐसा कर लो, वो जब आती है तो डबल माइंड हो जाता है। और कहीं भी आप देखोगे एक सिंगल माइंड और एक डबल माइंड, डबल माइंड हमेशा हावी रहता है सिंगल माइंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है और जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, युगांतर हो रहा है, मुझे नहीं पता आपने कभी महसूस किया या नहीं किया, पर मैं महसूस ऐसा करती हूँ। जो लड़कियां हैं बजाय इन-लॉज की तरफ झुकाव की बजाय अपने पेरेंट्स की तरफ झुकाव महसूस कर रही हैं और उसको चलते लड़के को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। और आप सोसाइटी में ये भी चेंजेस देखे होंगे कि बच्चे नाना नानी से ज्यादा अटैच हो रहे हैं। वो रीजन भी यही है कि लड़कियों का झुकाव अपने माता पिता की तरफ ज्यादा हो रहा है, जबकि माता पिता तो दोनों ही हैं, वो लड़के के भी उतने ही हैं और लड़कियों के भी उतने ही हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहूंगी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि हर माँ बाप चाहता है कि मेरी अच्छी बहू आए, संस्कारी बहू आए, जो घर को भी मेंटेन करे और बाहर भी अपने आप को मेंटेन करे, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है। तो वो संस्कारी बहू पाने के लिए अपनी लड़की को भी संस्कारी बनाए, बहुत जरूरी है। उसके अंदर भी वो संस्कार डाले जो आप अपनी बहू में चाहते हैं। तो शायद ये एक्सटॉर्शन, ये फॉल्स एलिगेशन, इस तरीके केसेस में एकदम से अगर संस्कार
डालने शुरू कर देंगे तो गिरावट आएगी। मैम, पेरेंट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, अतुल सुभाष के केस जैसे केसेस जो हैं, क्या इस तरीके के केसेस लीगल रिफॉर्म लाएंगे? क्या जब हम बात करते हैं, आपका क्या टेक है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जैसे आपने खुद ही कहा कि आज के समय में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कंप्लीटली बायस्ड हो जाती हैं व्हेन इट कम्स टू विमेन राइट्स, और आदमियों के लिए राइट्स नहीं है। क्या हम मान लें कि यस, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बायस्ड है टॉवर्ड्स विमेन? हाँ, जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे, इस सिस्टम में प्रोविजंस को लेके हम कहेंगे कि वो फीमेल के फेवर में है। लेकिन अगर जुडिशियल ऑफिसर की बात कहूंगी मैं, तो वो कभी बायस नहीं होता, और वो होता भी नहीं है, हो भी नहीं सकता। अब क्योंकि केस ये है, मुद्दा ये है कि फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस के चलते इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि जो फैमिली कोर्ट गवर्न कर रहा होता है, जो भी ऑफिसर वहां बैठा होता है, तो उसको राइट होता है कि दोनों पार्टीज, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस है, एक कॉम्बो पैक है, 2 ही पर्सन के अगेंस्ट 5 और 6 और 7 और 8 मल्टीपल लिटिगेशंस अराइज हो जाती हैं 2 ही जनों के बीच में। तो एक फैमिली एक्ट में प्रोविजन है कि ऑफिसर उनसे बात करके उनके बीच में जो इश्यूज हैं, देखिए झगड़ा उन 2 पक्षों के बीच में है, और कहीं ना कहीं सुझाव उनके पास मिल जाए उस झगड़े का, तो ऑफिसर उस बात को दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकल आए, क्योंकि प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम को कितना इनलार्ज करना है, कितना बड़ा करना है, ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक जुडिशियल ऑफिसर वो एक फैमिलियर होकर, ऑफिसर की तरह से नहीं, फैमिलियर होकर बातचीत करता है। अब उस बातचीत को आप इंटरप्रिटेशन अपने माइंड में कर लो कि ये बायस्ड हो रहा है, तो वो गलत है। हाँ, आपने इतने सारे डाइवोर्स केसेस हैंडल किए हैं, सबसे ज्यादा आउटरेजियस क्लेम आपको क्या लगता है कि आज तक किसी ने किया होगा, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में? गुड़गांव की बात कर रहे हैं हम? यस। तो गुड़गांव में तो करोड़ों तक भी डिमांड हुई है, 10 करोड़ 15 करोड़, और पूरे भी हुए हैं। और सबसे वियर्ड एलिगेशंस क्या लगाई होंगी आज जो आपके एक्सपीरियंस में? एडल्ट्री। हम क्या एडल्ट्री का केस प्रूव करना इतना आसान होता है? नहीं। लेकिन आज की बात कहूं मैं, मोबाइल का युग है, स्मार्टफोन है, एडिट AI को यूज करके आप कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन ये अब कोर्ट का ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि वो इसको कैसे इंटरप्रेट करे। राइट। AI आप समझ रहे हैं ना, मेरा चेहरा किसी और की बॉडी है, कहीं ग्रुप में खड़े हैं, उसको सारा पीछे का सब डिलीट करके सिंगल 2 आदमियों का पिक्चर या कुछ ऐसे ऑप्शन सीन AI को यूज करके प्रिंट आउट करके। तो ये सबसे ज्यादा आज के टाइम में आप ये कहेंगे कि एविडेंस एक्ट में ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इन केसेस को इस तरीके की जो एविडेंस क्रिएट करके बनाई गई, यूज कर रहे हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे ले फाइल में। क्योंकि केसेस में आप देखेंगे ना, केसेस में ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वही केस को प्रूव करती है, प्रूफ ऑफ बर्डन। तो ये इन चीजों से हम केस को प्रूव करते हैं और वो डिसाइड करते हैं केस को, पूरे केस को डिसाइड एविडेंस ही करती है। एडल्ट्री के लॉज कैसे वर्क करते हैं इंडिया में? एडल्ट्री के लॉज 494 था पहले,
जिसमें अगर किसी की मैरिड वाइफ के साथ कोई और रिलेशन बनाता है तो उस पर था चार्जेस से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिलीट कर दिया। उसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन इंक्रीज हो गया है। हाँ, सोसाइटी में तो सोचा ये था कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी वर्डिक्ट देगी कि इससे जेंडर बायस ना हो, लेकिन इस तरीके की वर्डिक्ट ने उसको, एक फीमेल को भी एक बॉडी बना के रख दिया है। हम क्या कोई इच्छा हो गई है। हम क्या कोई ऐसे लेसर नोन लीगल ऑप्शंस हैं जो मैरिटल डिस्प्यूट या डाउरी रिलेटेड इश्यूज जो लोग फेस करते हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि यार ऐसे भी कुछ लीगल ऑप्शंस हैं जिनसे हम बेटर साइड पे रह सकते हैं? लाइक मीडिएशन, ओके, काउंसलिंग। सबसे पहले तो आप फैमिली में बात करें, फैमिली के जो सीनियर हैं उनसे बात करें। कोई प्रॉब्लम है तो फैमिली से बात करें, वहां सॉल्यूशन नहीं निकलता है आपका तो सीपीसी में सेक्शन 83 थी, वो जो खाली थी जिस टाइम अंग्रेजों ने ये बनाई, खाली थी, उसमें मीडिएशन, काउंसलिंग, आर्बिट्रेशन के क्लॉज ऐड करे। तो मीडिएशन और काउंसलिंग जो है मैट्रिमोनियल केसेस में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कई बार देखा गया है, आई एम ऑल्सो मीडिएटर, तो मीडिएशन के दौरान मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं कि डिस्प्यूट कुछ और थे, प्रेजेंट कुछ और कर रहे हैं, रिजल्ट कुछ और आएगा। तो मीडिएशन के दौरान कई ऐसे केसेस में सॉल्यूशन निकला है और वापस कई फैमिली दोबारा से उन्होंने अपनी फैमिली शुरू करी है, कई म्यूचुअल डिवोर्स पर एग्री हुए हैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है मीडिएशन का। अब दूसरा काउंसलिंग का, अगर आपको लगता है आपका पार्टनर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि खाली आप इश्यूज को सिर्फ क्रुएल्टी से जोड़ते हैं, मेंटल क्रुएल्टीज भी होती हैं। मेंटल क्रुएल्टीज कब डेवलप होती हैं? कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही होती है, राइट। तो काउंसलिंग उसका एक पार्ट बन सकता है। काउंसलिंग के जरिए आप उसको बता सकते हैं कि ये जो आपका पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इस जगह जो आप इश्यू क्रिएट करते हैं, इस इश्यूज को क्रिएट ना करें तो मैट्रिमोनियल केसेस कम हो सकते हैं। अगर आपका लगता ही है फैमिली नहीं डिसाइड कर पा रही आपके इश्यूज को, आप मेडिएशन सेंटर में आ जाइए। आप जानकार को नहीं बताना चाहते आप किसी को कि भाई जानने वाले सुनेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक ये भी हिंदुस्तान में कंसेप्ट है ना, सोसाइटी स्टिग्मा है कि सोसाइटी में पता लगेगा कि हमारी फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं या हमारी फैमिली में इस तरीके के इश्यूज अरेज हो गए हैं, तो सोसाइटी क्या कहेगी। इसी बात पे मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप कितने साल का एक्सपीरियंस है? बहुत सारे लोग लीगल बैटल्स के अंदर फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं फॉल्सली अक्यूज भी होते हैं, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं अतुल सुभाष के केस में कि वो काफी सारे केसेस में फॉल्सली अक्यूज थे, कई जगहों पे वो अक्विट भी हो गए, फ्री भी हो गए। तो इस तरीके की सिचुएशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज होना, सोसाइटल प्रेशर होना, बार बार ये महसूस होना कि मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अगर हम मैट्रिमोनियल इश्यूज में जाते हैं तो ये तीनों चीजों से हमें गुजरना पड़ता है जी। मेंटल इश्यूज भी होते हैं क्योंकि मेंटल प्रेशर होता है, फैमिली ब्रेक हो रही होती है, जहां हमें इमोशंस को स्टैब्लिश करके और एक स्मूथ उसमें चलना चाहिए, वहाँ नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट डालने लगती हैं दोनों पार्टीज के ऊपर। और अगर बच्चा है तो बच्चे के ऊपर तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसा बच्चा बनकर तैयार होगा सोसाइटी में, हम कैसे सोसाइटी आगे जनरेट करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे तो तीनों चीजों से गुजरने से मेरा सुझाव ऐसा है कि आप मीडिएशन की तरफ जाइए। न्यूट्रल पर्सन मिलता है आपको, आपके जो इश्यूज होते हैं आप खुल के बता सकते हैं उन्हें जी। आपके जो जॉइंट इश्यूज हैं, जो कॉमन इश्यूज हैं, वो एक जॉइंट सेशन में बता सकते हैं उनको कि हमारे ये जॉइंट सेशन में ये इश्यूज हमारे डेवलप हुए, इनका क्या सोल्यूशन है। आपको कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं
जो आप हिडन रखना चाहते हैं, अपने पार्टनर से भी नहीं बताना चाहते कि मैं उसकी इस एक्टिविटी से ऐसा फील करता हूँ। जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था 377, कई बार होता भी है, लेकिन वो फीमेल किसी से कह नहीं पाती और वो इशू इतना बड़ा कहीं और ही इम्पैक्ट डाल रहा होता है। मीडिएशन में मीडिएटर के सामने आप खुल के कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एक धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक ब्लास्ट करती हैं, आप फैमिली टूट जाती है, आप कोर्ट में चले जाते हैं, लिटिगेशन में आ जाते हैं, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है आपका, मॉनेटरी आप लॉस कर रहे होते हैं। एक टाइम जो कहते हैं ना, टाइम जाके वापस नहीं आता, वो ऐसा टाइम आपका कहाँ यूज हो रहा है। आपने कहा मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जब हम हर तरीके से फंस जाएंगे तो ये सारे इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि नेगेटिविटी में फंस गए हम वहां रिवेंज मोड में आ जाते हैं, पोजीशन मोड में आ जाते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप बजाय इतने सारे मल्टीपल लिटिगेशंस अराइज करने, रिवेंज लेने की मोड के बजाय आप पीसफुली कैसे अपने इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के साथ साथ आप किस वे से, आइदर आप साथ रहकर, आइदर डिवोर्स लेकर पीसफुली कैसे रह सकते हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हो आप लोगों के लिए जो लोग अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकें फर्दर फ्यूचर में अपनी मैरिजेस में, कि ऐसी सिचुएशन अराइज ही ना हो? उसके लिए तो फिर एक ही है कि शादी से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए लीगली। अगर हम एक दूसरे को सेव करना चाहें तो शादी से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि ठीक है, किसी भी वजह से हमारी शादी टूटती है तो हम ये फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, और हम एक म्यूचुअल में। क्या इसके लिए कोई लीगल प्रावधान है हमारे देश में? नहीं, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बट अगर दो लोग शादी से पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक एग्रीमेंट करते हैं, क्या ऐसा वो सुझाव है मेरा वो कि valid? कर सकते हैं। अच्छा, बट इट्स नॉट लीगल, इट्स नॉट वैलिड, इट्स नॉट वैलिड। फ्यूचर वही है, जब तक हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं आता ऐसा, तब तक वो लीगल है ही नहीं। कोई ऐसी चीजें हैं जिनको हम पहले से अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं या अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स केसेस या मैरिटल डिस्प्यूट जो हैं, उससे हमें बचाव करने के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं? देखिए, बचाव करने के लिए अब इसी केस में लेते हैं हम, तो इसमें फॉल्स एलिगेशंस है कि इतना डॉरी दिया, एक तो वर्ड ही गलत है। तो जब आप शादी कर रहे हैं तो वहाँ डॉरी का लेन देन नहीं होता है, वहाँ गिफ्ट का लेन देन होता है। अब अमूमन हम एप्लीकेशंस में देखते हैं कि मेरे पिता ने एक गाड़ी दी, इतना गोल्ड दिया, इतना सामान दिया, और लिस्ट ऑफ आर्टिकल वो उस एप्लीकेशन के साथ अटैच, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। तो जब भी शादी हो रही है, देखिए फ्यूचर का कुछ नहीं पता, किसके साथ क्या हो जाए। सही बात है। तो शादी करते समय जो बिल है वो बिल जरूर बनवाएं, जितना गोल्ड लिया है, दिया है, वो दोनों पक्षों का। और मेरा मानना ये है कि शादी के टाइम, क्योंकि अब जमाना बदल रहा है, समय बदल रहा है, लड़कियों को राइट दिए जा रहे हैं। अब ये तो हम ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट ले लें, क्या लड़कियों को अपने पेरेंट्स की, फादर की प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जा रहा? राइट दिया जा रहा है। पहले कोई राइट नहीं था, तब ये गिफ्ट दिए जाते थे। इक्वल एजुकेशन दी जा रही है, इक्वल खाने को दिया जा रहा है बच्ची को। और अब तो मैं ये देखती हूँ, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़की के लिए भी एक, अगर उनकी इतनी हैसियत है तो एक मकान बनवा दे, एक गाड़ी दे दे, उसको भी यूज कर, क्योंकि जितने एसेट्स वो बनाते हैं वो दोनों बच्चों के लिए बनाने लग गए। राइट। तो ये जो दहेज का लेना देना है, या जिस वर्ड को मिसयूज कर रहे हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। फिर भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, ताकि आपके अगेंस्ट कोई फॉल्स एलिगेशन आते हैं कि करोड़ रुपया मांगा या बहुत बड़ी गाड़ी मांगी, कब मांगी, किसके सामने मांगी, आपको जो दिया है उस टाइम पे, गिफ्ट जो दिया है वो अगर इतना होता तो उसी टाइम पे देते, नहीं दिया तो इट मीन्स नहीं दिया ना।
और हम क्रॉस एग्जामिनेशन में जब हम डिफेंस लेते हैं तो हम यही सब चीज़ें डिफेंस में लेते हैं। आपको ये बता दूं, मैं दहेज के केसों में 498 जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी इतनी चर्चा चलती है, जिसको इतना हवा बना दिया गया सोसाइटी में, अगर इसके साथ सेक्शंस 323 या 325 साथ है तो हो सकता है 323-25 में पनिशमेंट हो जाए 1%। पर दहेज के केसों में पनिशमेंट है ही नहीं, होती ही नहीं है, परसेंटेज 1 या 2% है। तो वहां से फिर यही निकल कर आता है ना कि फॉल्स एलिगेशंस है। तो जब फॉल्स एलिगेशंस है तो इस चीज को, इसकी जो जड़ है उन्हीं को खत्म करो ना। मैम, क्या सच में लॉयर्स अपने क्लाइंट्स को फॉल्स केसेस फाइल करने की एडवाइस देते हैं? क्या ये सच है? कभी कभी मिसलीड करते हैं। क्या ये मिसलीड करना केस को और मजबूत बनाने का जरिया है या सामने वाले पार्टी से रिवेंज लेने का तरीका होता है क्लाइंट का? मैं तो ये कहूंगी एडवोकेट का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। एक केस होगा तो 1 फीस आएगी, 5 केस होंगे तो 5 फीस आएंगी। तो और बाकी वकील किसी को मजबूर नहीं करता कि आप 5 केस फाइल कर रहे हैं। वो उसको रास्ता बताता है कि ये कानून में प्रावधान है आपके लिए, इन जितने भी प्रावधान है, इन प्रावधानों को आप यूज कर सकते हैं। मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूंगी, कहीं ना हमारे सुप्रीम कोर्ट को किसी साइटेशन में कोई वर्डिक्ट देना चाहिए, कोई एक लाइन मेंशन करनी चाहिए कि आप 4 केसों में एक ही चीज को नहीं मांग सकते। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ। महिलाओं के लिए क्या ले सकती हैं वो? मेंटेनेंस जी, डॉरी केस। चलिए डॉरी को भी हम साइड में रखते हैं, डॉरी डिमांड तो फॉल्स ही होती है 99%, 1% ही कहीं सही होती है। लेकिन फीमेल क्या ले सकती है? मेंटेनेंस। राइट। अब मेंटेनेंस का उनको राइट कहाँ दे दिया? डोमेस्टिक वायलेंस में दे दिया, 125 में दे दिया, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में दे दिया। ठीक है, तो है क्या? मेंटेनेंस देना किसको है? दूसरे पक्ष को। यहां कई बार हमने ये देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस में डिसाइड हो गया मेंटेनेंस, 125 में भी डिसाइड हो गया मेंटेनेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में सपोज एक मैं लेमैन की बात करती हूँ तो 40,000 रुपये या 35,000 रुपये डिसाइड हो गया, और डोमेस्टिक वायलेंस में वही मेंटेनेंस 55,000 डिसाइड हो गया। एक आदमी देने वाला है, वो कैसे देगा? वो फिर ऊपर के लेवल में जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगी कि कौन से वाला मेंटेनेंस देना है। इतने टाइम पीरियड में अगर वो 1 रुपया भी नहीं देता मेंटेनेंस का, तो जिस दिन पिटीशन फाइल हुई उस दिन और जिस दिन अपील डिसाइड हुई उस दिन का अमाउंट कितना हो जाएगा? आप बिलीव नहीं करोगे, 20-20, 25-25 लाख रुपए हो जाता है इकट्ठा। और एक सर्विस क्लास आदमी 25 लाख रुपए इकट्ठा कैसे लेकर आएगा? कहाँ से लेकर आएगा? और वो जो उसने 5 साल या 6 साल इस लीगल प्रोसीडिंग का टाइम निकाला विदाउट मेंटेनेंस, उसने अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए या खुद को मेंटेन करने के लिए, अगर सर्विस नहीं कर रही है, वो वर्किंग नहीं है, तो उसने किस किस के आगे हाथ फैलाए होंगे बच्चों को मेंटेन करने। ये डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन अगर इमोशंस के साथ हम देखते हैं तो लाइफ उसकी भी खराब और जिसको देना है उसकी भी खराब। एकदम से 25 लाख देने के लिए या 30 लाख देने के लिए वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, और उसको इकट्ठा 25 लाख रुपए मिल गया तो कहते हैं ना कि एकदम से अगर किसी चीज की बहुतायता हो जाए तो वो नुकसान देती है। मैम, आपके एक्सपीरियंस में अगर आप रफ परसेंटेज की बात करें तो कितने केसेस एक्चुअल में जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं वो सीरियस और जेन्युइन डिफरेंसेस की वजह से होते हैं, और कितने केसेस ग्रीड, लालच, रिवेंज, एक्सटर्नल
प्रेशर की वजह से होते हैं? मैं तो ये कहूंगी कि 90% ग्रीड, एक्सटर्नल जो इनके ऊपर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, और रिवेंज जो सबसे मेन है। आप समझ सकते हैं जब रिवेंज के मोड में आता है तो वो कहाँ तक चला जाता है। गुड़गांव के, मैं इससे हटके थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इनके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पिछले 4 सालों में 5-6 हस्बैंड ऐसे मारे गए, ऐसे मर्डर हो गए उनके, जिनकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे। उनको पूरा करने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये रिवेंज है जो कहीं तक भी चला जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी ना पहले कभी सीमा थी, ना आज सीमा है, ना भविष्य में रहेगी रिवेंज की। तो सोसाइटी में एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैम, क्या आपको लगता है कि जैसे हमारी सोसाइटी में ना मैस्कुलिनिटी को लेके एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि आदमी जो होते हैं दे शुड बी स्ट्रांग एंड नॉट इमोशनल, और कहीं ना कहीं उस स्टीरियोटाइप की वजह से लीगल सिस्टम भी आदमियों को बहुत हार्श पनिशमेंट देता है। मैरिटल डिस्प्यूट्स के अंदर उनको एक एक अनफेयर तरीके से ट्रीट किया जाता है कि आदमी है, मेन शुड बी स्ट्रांग, तुम्हारे को इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें हम नहीं देखेंगे, और बहुत हार्शली उनके ऊपर चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं। उन पे मेंटेनेंस, उन पे तारीख, बार बार उनको कोर्ट में बुलाना। एक आदमी को कमाना भी तो है, अपनी आगे फैमिली को भी देखना है, आपने जैसे बोला मदर फादर को भी देखना है, बट आदमी है तो मजबूत होता है, उसको तो वो तो कर लेगा, वो कोर्ट भी आ जाएगा, वो पैसे भी कमा लेगा, वो मेंटेनेंस भी दे देगा। कहीं ना कहीं अनफेयर नहीं है? अगर मैं ये बात कहूँ अनफेयर, तो अनफेयर नहीं है, क्योंकि फीमेल भी कोर्ट में आ रही है। अब बात हम ये करते हैं कि आदमी को हरश पनिशमेंट, अगर हम उसे मेंटेनेंस से हरश पनिशमेंट की बात करें, उससे तुलना करें, तो मेंटेन करने का प्रोविजन जो है सोसाइटी में भी और लीगली भी मैन के ऊपर जाता है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का एक सिस्टम है ना कि आदमी कमा के ला रहा है, औरत घर में खाना बना रही है, औरत घर को मेंटेन कर रही है। और लीगली आप ये कहें कि हमारा कहीं तारीखों पे आना है, तो दोनों पक्ष आते हैं, ऐसा नहीं एक पक्ष आ रहा है और एक पक्ष को ही हराश किया जा रहा है। हरासमेंट तो दोनों तरफ ही है, एक लेने के लिए खड़ा है, एक देने के लिए खड़ा है। क्या कोई ऐसा लॉ है जो आदमियों की हरासमेंट से उनको प्रोटेक्ट करता हो? हाँ, कानून तो है ऐसे। जैसे अगर कानून की उसमें हम जाते हैं तो जो अगर फॉल्स एलिगेशंस या फॉल्स केसेस पाए जाते हैं तो आदमी को भी प्रोविजन है, आदमी के लिए भी प्रोविजन है, वो उसमें जाए, 340 में जाए, 191 से 195 तक सीआरपीसी में प्रोविजन है, उसमें जाए वो। तो प्रोविजन तो है ऐसे हमारे कानून में, ऐसा नहीं है प्रोविजन नहीं है, लेकिन अवेल वो होने के बाद है। देखिए, हमारे कानून की बात करते हैं तो केस कब रजिस्टर्ड होता है? जब कोई कंप्लेनेंट होगा, जब कोई घटना घटेगी। उससे पीछे क्या चल रहा है वो किसी केस का कोई पार्ट नहीं होता। केस का पार्ट तो जो हो गया है, जो घटना घट गई है, जो जिस सेक्शन में फॉल कर रही है, उसके अकॉर्डिंग केस चलेगा और वो प्रोसेस अडॉप्ट होगा। उस प्रोसेस के अंडर एविडेंस भी है, एविडेंस में आप डिफेंड करो, अपने आप को प्रूव करो। डिफेंड कर जाते हो तो आप केस विन कर जाते हो। लेकिन इन केसेस में, मैट्रिमोनियल केसेस में, जो विन करता है ना वो भी लूज होता है, और जो लूजर है वो तो लूजर है ही, क्योंकि घर बिगड़ रहा है। एक ही घर का पैसा, समय, एनर्जीज सब खत्म हो रही हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि
इसमें विनर भी विनर नहीं है, वो भी लूजर है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि जो डेट पर डेट मिल रही है, वो जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो भी एक तरीके की पेनल्टी है। मैम क्या इसमें लॉयर्स भी इक्वली, हम कहेंगे कि क्या इस सिचुएशन के अंदर लॉयर्स की भी गलती है? कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वकील खुद भी तारीखें लेना पसंद करते हैं, वकील खुद भी कहते हैं कि यार 2-4 तारीख अपने मॉनेटरी गेन के लिए भी तारीखें ली जाती हैं। क्या ये सच है? देखिए, मॉनेटरी गेन तो वकील को होती ही है, क्योंकि पर हियरिंग भी फीस पे लेता है वो, और केस, पूरे केस की भी फीस वो डिसाइड करते हैं जिस टाइम मीटिंग होती है क्लाइंट और एडवोकेट की, कि फीस कैसे, मॉनेटरी गेन कैसे होगा। रही बात तारीखों की, तो तारीखें प्रोविजन के अंडर ही दी जा सकती हैं। ऑफिसर जुडिशियल एक सिस्टम है हमारा, जो प्रोसीजर है उसके अंडर ही दे सकता है, उससे बाहर नहीं दे सकता। जैसे मैं आपसे एग्जांपल देती हूँ कि एक पिटीशन फाइल हुई, नोटिस इशू हुआ, नोटिस सर्विस, अगर कंप्लेनेंट ने एड्रेस प्रॉपर दिया है तो नोटिस सर्विस होगा, राइट। नोटिस सर्विस, एड्रेस कंप्लीट नहीं है या एड्रेस गलत है तो नोटिस सर्विस नहीं होगा। ओके। और कानून में दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। एक तरफा कब होता है केस? जब प्रॉपर नोटिस सर्विस हो जाता है, तब एक तरफा होता है। जब तक प्रॉपर नोटिस सर्विस नहीं होता, और प्रॉपर नोटिस सर्विस होने में 3 से 4 हियरिंग नॉर्मल है। अब उसके बाद अगर सर्विस हो जाती है नोटिस की, सेकंड पार्टी आ जाती है कोर्ट में, अपीयर हो जाती है, तो वो भी अपना पक्ष रखेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि एक पक्ष ने रखा अपना पक्ष, जज उसके पक्ष को, वो आ गया तो वो डिसाइड कर देगा, नहीं, उसको मौका मिलेगा। तो WS देने का 90 डेज का टाइम है। WS क्या होता है? जवाब, रिप्लाई। ओके। 90 डेज का टाइम है। अब 90 डेज में हो सकता है 3 तारीख लग जाए, तो वो तारीख वकील नहीं ले रहा, वो दूसरे पक्ष का जवाब देने का टाइम, कानून में ऐसा प्रावधान है। और कई बार होता है कि वकील पेश हो गया फर्स्ट डेट पर तो WS नहीं फाइल कर पाएगा, रिप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो उसके अगेंस्ट एलिगेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग एविडेंस भी कलेक्ट होंगी, डिस्कवरी भी होगी, क्या एविडेंस है इसमें, क्या आगे डिस्कवर करके ला सकता है दूसरा पक्ष, वो सब फिर जवाब दावा। उसके बाद जो प्रोसेस है आगे, एडमिशन डिनाइल, इसके बाद इश्यूज फ्रेम, फिर एविडेंस के बाद दोनों पक्षों के एविडेंस होने के बाद क्लोज, फिर आर्गूमेंट, फिर डिसाइड। तो ये जो इतना प्रोसेस है, इसमें टाइम है, वो 2 से 4 साल निकल ही जाते हैं। क्या लॉयर्स, आपको कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें आपको पर्सनली बार बार कोर्ट ना जाना पड़े मैरिटल केस में? अब जो नया कानून बना है, BNS आया है, ये नए कानून आए, इसमें प्रावधान आए कि एविडेंस आप थ्रू VC कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लगानी है और थ्रू VC होगा, तो आपको बार बार कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। इवन ऑल्दो अब तो एविडेंस होंगी ही थ्रू VC। ओके। और एडवोकेट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अपनी सारी बात जिरह करेगा, एविडेंस करवाएगा। तो वर्चुअल आ रहा है, नए कानूनों के तहत चीजें बदली हैं और बदलेंगी। इम्प्लीमेंटेशंस हुए हैं जिनसे चल गए, शुरू हो गए हैं। आप पीछे ही एक केस मैटर कराया, विदेश में था लड़का, लड़की आई थी मैट्रिमोनियल केसेस से, उनका सॉल्यूशन, उनका सेटल हुआ, सेटलमेंट के दौरान डिवोर्स फाइल हुआ, तो लड़के को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थ्रू VC हुआ सब कुछ। हम, क्या आपको लगता है जैसे अभी जो नए लॉज आए हैं, नए रूल्स, काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, इसमें हमने लास्ट जो पॉडकास्ट किया था डॉक्टर परीक्षित सिरोही जी के साथ, उन्होंने बताया कि जितने भी पुराने केसेस हैं वो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ के हिसाब से ही चलेंगे। अब जो नए केस दर्ज होंगे वही सिर्फ नए कानूनों के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। 1 जुलाई 2000
2024 हाँ जी। के बाद जो भी केस रजिस्टर्ड हो रहा है वो आईपीसी की बजाय बीएनएस में फाइल रजिस्टर्ड हो रहा है। ओके। और 1 जुलाई यानी कि 30 जून तक जो भी केस रजिस्टर्ड हुआ वो आईपीसी के अंडर रजिस्टर्ड हुआ, क्योंकि बीएनएस रेट्रो नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। ओके। रेट्रो मीन्स पिछली चीजों में लागू होना। ओके। हमारे जो भी लॉ बनते हैं ना प्रोस्पेक्टिव बनते हैं। ओके। या तो एक्ट जब बनता है उसमें कहीं मेंशन किया जाए कि रेट्रो भी जाएगा, तब वो पीछे के केसों में वो कानून लागू होगा। अदरवाइज हर जितने भी एक्ट बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, वो सारे प्रोस्पेक्टिव बने हैं, यानी कि भविष्य में। और जो आज से जिस दिन वो लागू हुआ 1 जुलाई को, उसके बाद से ही उन सेक्शंस में या उन जो सेक्शंस में डेफिनेशन है क्राइम की, उसके अंदर फॉल होगा। कुछ सेक्शंस डिलीट हुई हैं, कुछ सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुई हैं नए लॉ में। तो वो अब देखते हैं आगे, टाइम जैसे जैसे आगे आगे चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस हमें भी देखने को मिलेंगे, सोसाइटी में भी देखने को मिलेंगे। चेंजेस हो रहे हैं, बदल रहा है हिंदुस्तान, भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। ये आप जो आप कह रहे हो मैम, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों ही तरफ के पक्षों को न्याय मिले, ना कि उनको एक ही वो जो लूप चलता है ना जुडिशल सिस्टम का, उसमें फंसे ना रहना पड़े। मैम कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इस चीज में, बहुत सारे जो आज के समय में बच्चे हैं, राइट, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो कहते हैं यार अब शादी वादी करने का कोई फायदा नहीं रहा, आज के समय में शादी रेलेवेंट नहीं है। लोग ऐसा भी बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा लीगल एंटेंगलमेंट है कि लोग डरने लगे हैं। उनको लगता है कि यार अब शादी के पचड़े में नहीं पड़ना। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया जो स्प्रेड कर रहा है, डर स्प्रेड कर रहा है ना, एक शादी को लेके एक हवा बना दिया है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है? अरब से ऊपर, 2 अरब से ऊपर है। और लिस्ट ऑफ केसेस देखते हैं तो 0.001% ही है। लेकिन इतने बड़े उसमें एक छोटा सा गलत अवधारणा आ जाए या गलत मैसेज चला जाए किसी चीज का, तो वो सबको डरा देता है। और भारत में आज जो नवयुवक हैं या नवयुवतियां हैं, नवयुवतियां आज़ादी के नाम पर कहीं ना कहीं जिस चीज को मेल मेंबर के अंदर हम गलत समझते थे, उन चीजों पर चल पड़ी है। और मेल मेंबर हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं। तो डिस्प्यूट्स और क्या कहेंगे उसको, आपसी मतभेद, उसका कारण यही है। अभी आपने मुझे कहा कि नया जो कंसेप्ट आ गया है, आई थिंक आप ओपनली नहीं कह पाए, मैं कहती हूँ लिविंग रिलेशन, उसकी तरफ झुकाव चला गया है। क्या वो लिविंग रिलेशन किसी चीज को स्टैब्लिश करेगा, सर्टेन होगा? वहां पर भी तो 4 साल 5 साल के बाद आप शादी की ही सोचते हैं। कंसेप्ट हो गया ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले हमारा था पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो ये आपका जो कंसेप्ट आ गया है, सोसाइटी को डैमेज ही कर रहा है, ऐसा मेरी ओपिनियन है। हो सकता है आपकी ओपिनियन अलग हो, सुनने वाले जो नए बच्चे हैं वो सुन रहे हो तो उनकी ओपिनियन अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी को डैमेज कर रहा है ये। एक आपको फैमिली फाउंडेशन जो थी हमारी, एक हिंदुस्तान के कल्चर की, भारत के कल्चर की एक बहुत सुगंध थी, खुशबू थी कि फैमिली होती थी। फैमिली में हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट फील करता था। वहां उसे किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उस फैमिली फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रही है। हम बढ़ रहे हैं, फिर लौट के कहते हैं ना धरती गोल है,
हो सकता है यहाँ से घूम घूम के वापस हम उस फैमिली पे ही आ जाए। मैम एक और प्रावधान है, हम अभी डाइवोर्स और एलिमनी की बात कर रहे थे, एक और प्रावधान भी है जहां पे डाइवोर्स के बाद भी एक महिला अपने पति से, अपने एक्स हस्बैंड से एलिमनी की डिमांड कर सकती है। एलिमनी नहीं, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, ओके। जो डिवोर्स वाइफ है, जिस टाइम डिवोर्स ग्रांट हुआ और उसने परमानेंट एलिमनी नहीं लिया, तो वो मेंटेनेंस फाइल कर सकती है जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। मेंटेनेंस सेक्शन 125 में डिफाइन है कि डिवोर्स्ड वाइफ जब तक शादी नहीं करती तब तक मेंटेनेंस ले सकती है। और यहाँ एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, जैसे एक सोसाइटी में एक र्यूमर है, उसे र्यूमर का या इस तरीके का एक चर्चा है कि जब तक 18 साल के बच्चे होते हैं तब तक ही मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लड़के के बारे में था कि लड़का 18 साल का होता है तब तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, लेकिन लास्ट ईयर ही एक साइटेशन आई है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि लड़का भी अगर हायर एजुकेशन गेन कर रहा है तो उसकी एजुकेशन का जो खर्चा है उसका पिता वहन करेगा।